Hello guys, what's up? क्या चाल? This is CA निकुंज गोइंका, your tax mentor. The much awaited session CMA Intermediate का मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन सेट 1 एंड सेट 2 का अपने कंप्लीट डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी मैंने ले लिया है। आप लोग जाके मेरा प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में चेक कर सकते हो, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सीएमए इंटर का 2 सेट्स एमक्यूपी का आज अपने डिस्कस करेंगे। अगेन एज एक्सपेक्टेड द पेपर का स्टैंडर्ड वाज ओके। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। डीटी में थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, आईडीटी तो बहुत इजी है। अपने पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे और फिर आप लोग डिस्कशन को लास्ट तक देखेगा। जिस दिन मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं उस दिन तक इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसका सजेस्टेड आंसर शेयर नहीं किया है, यानी इसका सॉल्यूशंस अभी तक पब्लिक में आया नहीं है। ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने कुछ अजम्पशंस हो सकता है वो लोग ले ले। आई एम ऑल्सो टेकिंग सम अजम्पशंस जहां रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है मेरा आंसर और इंस्टीट्यूट के आंसर में कुछ डिफरेंस अगर आपको मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे इंस्टीट्यूट का अगर सजेस्टेड आंसर आएगा मैं उसको चैट बॉक्स में पिन करके रखूंगा कि कौन कौन से कुछ डिफरेंसेस है जो इंस्टीट्यूट ने अपना अलग से एग्जाम्पशन लिया है, तो मैं उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा और उसको पिन कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं बता दिया कि इन केस फ्यूचर में आपको जब मेरा सजेस्टेड आंसर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं को कुछ भी डिफर लगे विद द एक्चुअल सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट लेकर आएगा, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर चेक कर लेना बिफोर कमेंटिंग दैट द आंसर इज रॉन्ग। कमेंट बॉक्स में मैं अपना अगर कोई डिस्कशन है, अगर कोई डिफरेंसेस है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके रखूंगा, तो उसको आप जरूर वहां से चेक कर लेना सो दैट आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हो। मैं आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं कराना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आए फिर देखो, कोई बात नहीं है। अपने पहले से डिस्कस कर लेते हैं। इन केस अगर कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन इंस्टीट्यूट लेके किया होगा तो मैं आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दूंगा, इन दी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसका कमेंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट 2 में आते हैं, जून 2026 टर्म, फिर सेट 1 में आएंगे। सेक्शन नंबर ए में 15 एमसीक्यूज आएगा, 2 क्वेश्चन सी, जैसे आप सबको पता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इन विच द फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज। डजेंट मैटर फेब्रुअरी लीप ईयर वाला है कि नहीं है, रेसिडेंट तो तभी माना जाएगा जब आप 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे की हो, यू विल बी कंसिडर टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। आउट ऑफ 366 डेज आपको 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन होगा दोस्त वो होगा अपना सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर डिफाइंड और सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन है। Payal received 30,000 as arrears of rent during the previous year 25-26. The amount taxable under section 25A of the Income Tax Act 1961 is what? यहाँ पे अपने पढ़े हैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप 30,000 टैक्सेबल कर रहे हो इन द ईयर ऑफ रिसीट, आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए और आपका अमाउंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा 21,000। यानी 30,000 में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद आपका फाइनल इनकम बचता है 21,000। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड on 25th October 2025, then as per section 54 of the Income Tax Act, capital gain will be allowed as exemption if the house property under transfer. ध्यान देगा, सेक्शन 54 में आपको एग्जेम्पशन कब मिलेगा, अगर आपका जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर किया वो कम से कम 24 मंथ्स तक होल्ड है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब माना जाएगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इफ इट इज हेल्ड फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स, यानी 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोर देन 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है सर, तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया आपने एज पर सेक्शन 54 तो कैप गेन अलाउड तभी होगा एग्जामिशन उस पे जब आपने उसको कम से कम 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एज पर सेक्शन 35 DD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द टोटल एक्सपेंडिचर इन अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट्स में इसको अपने डिडक्शन क्लेम करते हैं। इन ओल्ड टैक्स रेजिम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, लॉसेज अंडर विच हेड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। अगर वो रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर रहा है तो भी उसका लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड का टाइम लिमिट क्या होगा सर, यानी कब तक वो, इसमें से कौन सा लॉस वो कैरी फॉरवर्ड तब भी कर सकता है। नॉर्मली सेक्शन 80 में आपने पढ़ा है कि अगर लॉसेस आपने, इफ यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न टाइमली यू कैन नॉट क्लेम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बट हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, हाउस प्रॉपर्टी लॉस वो लॉस है विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। Dash number of members of the GST Council would form quorum in the meetings of the GST Council. यहाँ पे ये नहीं बोला कि डिसीजन कब पास माना जाएगा, कोरम पूछा, तो कोरम तो 50% ही है, हाफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल अगर रहता है तो वो कोरम वैलिड माना जाएगा। अंडर GST लॉ द
सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसईजेड यूनिट, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसईजेड यूनिट अगर हम करते हैं तो ये क्या माना जाएगा, ये एक तरीके से जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। एज पर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन किया गया है कि सर अगर आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को आउटसाइड इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड टू बी जीरो रेटेड सप्लाई। अंडर जीएसटी लॉ व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू से क्या क्या डिडक्शंस आपको अलाउ किए जाएंगे। ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, तो डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड टू कस्टमर्स सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस लेड आउट इन 15(3)(a एंड 15(3)(b), वो सारे डिस्काउंट आप अलाउ कर सकते हैं विच इज डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th जुलाई है, डेट ऑफ पेमेंट है 15th ऑफ जुलाई एंड डेट ऑफ इनवॉइस है 5th ऑफ अगस्त। एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो सर्विस के केस में अपने सेक्शन नंबर 13(2) में जाएंगे, यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ता है इनवॉइस इज इशू टाइमली और नॉट। अगर इनवॉइस टाइमली इशू किया 10 जुलाई से 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो यस सर 10 जुलाई से 30 डेज हो गया आपका, 21 डेज आपका जुलाई का हो गया, ठीक है, और बाकी का 9 डेज आपका अगस्त का हो गया। तो यस आप डेफिनेटली 30 डेज में इशू किए हो तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 5th ऑफ अगस्त या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें विच एवर इज अर्लियर क्या है, पेमेंट डेट, यानी 15th ऑफ जुलाई विल बी कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट टाइम ऑफ सप्लाई। As per provision of GST law, whether credit on input should be availed based on the receipt of document or receipt of goods। अब देखो इसमें इंस्टीट्यूट के assumption लिया वो देखना पड़ेगा, तो आप लोग एक बार अपने श्रेष्ठ आंसर से वैल्यूएट कर लेना। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बोथ रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीट ऑफ गुड्स, यानी कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी यू शुड हैव अ टैक्स इनवॉइस एंड यू शुड ऑल्सो रिसीव द गुड्स। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अब अगर मान लो इस चीज में इंस्टीट्यूट मानता है ये जो डॉक्यूमेंट्स है टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो फिर आप खाली रिसीट ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन था, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर सजेस्टेड आंसर में कुछ और रहा तो आप मेरे चैट बॉक्स में मेरा चैट बॉक्स चेक कर लेना, वो आपको वहां पर दिख जाएगा सर। Under GST law, a registered person need not issue a tax invoice instead of and issue a consolidated invoice if the value of supply is less than। GST law में registered person will not or may not issue a tax invoice if the value of supply is less than। अगर value of supply 200 रुपया से कम है तो यहाँ पे अमाउंट क्या है, ऑप्शन बी। अगर value of supply is less than 200 तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ही मे नॉट इशू अ tax invoice। Under GST law, the credit ledger should be maintained in PMT2। PMT2 यानी फॉर्म नंबर आ गया डायरेक्ट, PMT2 में उसको क्रेडिट लेजर मेंटेन करनी होती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेविड एज पर द रेट्स। देखो एडिशनल कस्टम ड्यूटी सारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में चार्ज किए जाते हैं, बट बेसिक कस्टम ड्यूटी हमेशा चार्जिंग सेक्शन में ही चार्ज किया जाता है, विच इज सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट अ मार्जिन ऑफ डंपिंग मींस द डिफरेंस। बहुत बार आया है सर, डंपिंग का जो मार्जिन होगा दैट इज बिटवीन द नॉर्मल वैल्यू एंड द एक्सपोर्ट वैल्यू, यानी जो एक्सपोर्ट प्राइस है और जो उसका नॉर्मल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द मार्जिन ऑफ डंपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई भी अगर आपका एमसीक्यू से आंसर मैच नहीं करेगा तो एक बार अपने जो है पिन बॉक्स चैट बॉक्स देख लेना, वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी सर। चलो सेक्शन बी में देख लो, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। इसमें से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं 7 + 7, और आपको आंसर एनी 5 करना पड़ता है आउट ऑफ 7। मतलब आपके पास मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस है, 10 पार्ट्स है, इंटू 7 मार्क्स ईच, आपको 70 करना है, उसमें से आप 4 छोड़ सकते हो, ठीक है। आप 4 मतलब टोटल 14 आएगा, आपको 10 करना है, आप 4 क्वेश्चंस एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट है क्वेश्चन 2A, मिस सोनिया an Indian citizen, I repeat, Miss Sonia, an Indian citizen, is in employment with a multinational company located in Germany। तो सोनिया एक इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट में है। शी वॉज इन इंडिया फॉर 75 डेज, 86 डेज, 125 डेज एंड 112 डेज इन द प्रीवियस ईयर 21-22। ध्यान देंगे ये इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर गई है, वो इंडिया में थी 75 डेज, 86 डेज, 125 डेज एंड 112 डेज इन द करेंट ईयर, ठीक है। शी वॉज इन India in all these days, 75 days, 86 days, 125 days and 112 days in the last 4 previous years। तो यानी 21, 22, 22, 23, 23, 24 and 24, 25 चारों मिलाकर आपके पास 398 डेज आ रहा है। तो यू हैव स्टेड फॉर 398 डेज इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ड्यूरिंग द करेंट ईयर शी कम्स टू इंडिया फॉर 135 डेज। अब देखो इसमें क्या है, देखो सोनिया बाहर काम करती थी लेकिन वो इंडिया में विजिट कर रही है, हर साल विजिट कर रही है, मतलब शी कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो शी इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। ऑल्दो
जिस साल वो बाहर गई ये थी जॉब के लिए बाहर, तो वहां पे उसके लिए 60 डेज एप्लीकेबल होगा, नॉट 182 डेज. बट लेट मी टेल यू, इफ शी इज कंटिन्यूसली कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया and if her total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakhs, तो उसको इंडिया में रेसिडेंट बना दिया जाएगा if she is staying for 120 days or more and लास्ट 4 साल में 365 days. तो यहां पर देखिए ये 135 डेज तो स्टे की है और लास्ट 4 साल में कितना है, 398 डेज है. बट ये कब माना जाता है, इफ हिज इंडियन सोर्स्ड इनकम एक्सीड्स 15 lakhs. अब आप देखो इसमें लिखा है हर इनकम फॉर द करेंट ईयर इज एज फॉलोज. चेक कि इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज कितना है, क्या वो 15 लाख एक्सीड कर रहा है, अगर कर रहा है तो ही आप ये प्रोविजन लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे. क्या देखो, इनकम डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, यस इट विल बी इंक्लूडेड. इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया, फॉर दिस पर्पस इट विल बी इंक्लूडेड. 15 लाख का लिमिट निकालने के लिए इंक्लूड होगा. Salary accrued or arising in Germany not included. Salary income accrued and arising in India 3.75 lakh. Amount deposited in PFF, ये तो सर यहाँ लिखा है she is under default tax regime, तो अगर default tax regime है तो उसका कुछ करना नहीं है. तो ultimately 4 lakh plus 6.5 lakh plus 3.75 lakh टोटल कितना हो जाएगा, 14.25 lakh हो जाएगा. तो अगर इंडियन सोर्स्ड इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 15 lakh, तो दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. यानी यहाँ पे ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. दूसरा, शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन जर्मनी, शी इज एन इंडियन सिटीजन बट ओनली शी विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इफ हर इंडियन सोर्स्ड इनकम एक्सीड्स 15 लाख. बट यहाँ पे इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख से ज्यादा है ही नहीं, तो डीम रेसिडेंट वाला प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा. तो डेफिनेटली वो क्या माना जाएगा सर, वो एक नॉन रेसिडेंट माना जाएगा. मिस सोनिया विल बी कंसिडर्ड टू बी अ नॉन रेसिडेंट, और सोनिया का टैक्सेबल इनकम भी यही होगा जो इसका इंडियन सोर्स्ड इनकम है 14,25,000. बट आपको ये पोल दिया है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम आफ्टर डिटरमिनेशन ऑफ स्टेटस इज नॉट रिक्वायर्ड. आपको टोटल इनकम निकालना ही नहीं था, आपको खाली रेसिडेंशियल स्टेटस बताना था. तो अब रेसिडेंशियल स्टेटस का आंसर को बहुत इजीली प्रेजेंट करके आते, अकॉर्डिंग टू 6(1), अकॉर्डिंग टू 6(1)(a), सब कुछ लिखना पड़ता आपको कि डीम रेसिडेंट नहीं है क्योंकि इंडियन सोर्स्ड इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख. ऑल्दो शी केम ऑन अ विजिट टू इंडिया, विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी RNO और बिकॉज हर इंडियन सोर्स्ड इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख रुपीज. अब कोई बच्चा इसमें बोल सकता है सर ये तो जॉब के लिए इंडिया के बाहर गया था. तो भाई अगर जॉब के लिए इंडिया के बाहर गया ना, तो जिस साल वो जॉब के लिए इंडिया के बाहर गया है उस साल हम बोलते हैं कि वो 60 डेज में रेसिडेंट माना जाएगा. आई मीन 60 नहीं, 182. जब तक वो कंटिन्यूसली विजिट कर रहा है तभी भी वो क्या है, अपने 60 का 182 किए थे बट उसमें 120 भी पढ़ लिए थे अगर उसका लास्ट 4 साल 365 के साथ साथ इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख से कम है. बट यहाँ पे तो 120 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, यहाँ पे 182 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल होगा. और अगर 182 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल है तो ये तो नॉन रेसिडेंट हो गया. तो यहाँ पे आंसर क्या है सर, नॉन रेसिडेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A. 2B देख लीजिए, पूरा सैलरी का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द करेंट ईयर मोहित एज 40 ईयर्स का है, एम्प्लॉयड XYZ लिमिटेड सिचुएटेड एट रतलाम, ही गेट्स द फॉलोइंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर. आपको हमेशा ये चेक करना बहुत जरूरी है दैट वो क्या रेजिम में है, ओल्ड रेजिम में है एज वेल एज न्यू रेजिम, दोनों पूछ लिया बेटा. ओल्ड रेजिम भी पूछ लिया, न्यू रेजिम भी पूछ लिया अंडर 115 BAC. करेक्ट रीजन फॉर ईच आइटम शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बेसिक सैलरी तो 40 साल का है, MP में है, तो बेसिक सैलरी 35,000 पर मंथ है, तो 35,000 इंटू 12 कर देंगे, सीधा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. पहले ओल्ड रेजिम निकालेंगे क्योंकि ओल्ड रेजिम में सब कुछ मिल जाएगा, फिर उसके हिसाब से न्यू रेजिम में कन्वर्ट कर लेना, ओल्ड रेजिम में जो भी निकाला. तो बेसिक सैलरी कितना है, 35,000 है, तो 35,000 इंटू 12 हो गया मेरा 4.2 लाख. DA इसका 30% है, तो इसी का DA 30% कर देंगे 1,26,000, जिसका 40% फॉर्मिंग पार्ट है. डियरनेस पे 2,000 पर मंथ बोला है, 24,000, इसमें नथिंग इज फॉर्मिंग पार्ट, तो इसका नॉट फॉर्मिंग पार्ट में जाएगा. Received commission as an incentive 5% of the archived turnover each month. मंथली टर्नओवर है 1 लाख. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 1 महीना का टर्नओवर है और ये वाला जो कमीशन होता है ये आपके नॉर्मली एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है. तो 5% अगर 1 लाख का टर्नओवर है तो 1 लाख के टर्नओवर में 5% कमीशन हो गया, 5,000 पर मंथ का ही है, ध्यान देगा. तो हम पूरे साल भर का कमीशन निकालेगा क्योंकि मुझे कमीशन पूरे साल भर मिला है. मंथली टर्नओवर मेरा कितना, 1 लाख का मैंने मोहित ने अचीव करके दिया, तो उसका 5% कमीशन पर मंथ उसको मिल रहा है. टर्नओवर पर मंथ है तो पूरे साल भर का हम लोग निकाल रहे हैं 60,000. अब कोई बोलेगा सर ये तो पर एक ही महीना का टर्नओवर मिला है, एक ही महीना का कमीशन मिला है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा भैया. मैंने जो अजम्पशन लिया मैंने अपने अजम्पशन के हिसाब से आपको आंसर बताया. कुछ भी इधर उधर होगा आप प्लीज कमेंट में देख लेना, मैं कमेंट में हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा. मतलब मैं कमेंट में हर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन वाइज बता दूंगा कि कोई में चेंजेस है तो इंस्टीट्यूट का चेंजेस वैलिड है कि नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा. डू नॉट टेक टेंशन.
एचआरए में आते हैं। एचआरए कितना है 15,000 पर मंथ। अब एचआरए में एक अच्छा पॉइंट दिया है, ही पेड रेंट ऑफ एचआर रेंट 17,000 अप टू 30 जून। अपने पढ़े थे ओनली इफ यू आर पेइंग रेंट यू विल गेट एग्जाम्पशन, एल्स यू नॉट गेट एग्जाम्पशन। आपने रेंट 3 महीना दिया, अप्रैल मई जून। आफ्टर दैट ही शिफ्ट्स इन हिज ओन हाउस बट एचआर इज रिसीव थ्रू आउट द ईयर, तो पूरा साल टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको खाली 3 महीने का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो जो भी आप एग्जाम्पशन कैलकुलेट करना ना, 3 महीने के लिए कैलकुलेट करना, आपको बाकी 9 मंथ्स का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा इसमें। तो पहले एचआरए का टोटल वैल्यू कितना है ये देखो। एचआरए का टोटल वैल्यू है मेरा 1,80,000, 15,000 इंटू 12 पूरे साल मिला है। अब एग्जाम्पशन मुझे 3 महीने का मिलेगा, तो सबसे पहले अपने को एचआरए का मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिल सकता है, 1,80,000 ही मिल सकता है, राइट। उसके बाद क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड 3 मंथ्स का लेंगे तो सैलरी भी 3 मंथ्स का लेंगे, बट सैलरी एक बार तुम पूरा निकाल लो, फिर उसको 3 मंथ्स प्रोपोर्शनेट करके 10% करना। तो रेंट पेड कितना हुआ बेटा, 51,000 हुआ, 17,000 का इंटू 3, राइट। तो 51,000 मेरा रेंट पेड है, माइनस मैं क्या करूंगा 10% ऑफ सैलरी लूंगा। अब मेरे को सैलरी क्या करना है, मेरे को सैलरी पूरे साल भर का निकालना है। तो सैलरी में पूरे साल भर का 4.2 लाख आ जाएगा, 1,26,000। ये तो मेरा डीए है, मेरे को 1,26,000 का फॉर्मिंग पार्ट लेना पड़ेगा क्योंकि अपने एचआरए का एग्जाम्पशन के लिए वी टेक डीए फॉर्मिंग पार्ट। तो ये हो जाएगा मेरा 50,400। कमीशन मेरे को पूरा लेना पड़ेगा। कमीशन कितना है, कमीशन है 60,000 क्योंकि कमीशन हमें पूरा लेना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। तो 420 प्लस 50,400 प्लस 60,000, ये हो गया मेरा 5,34,000। ये मेरे पूरे साल भर का सैलरी है, राइट। ये पूरे साल भर का सैलरी, बट मुझे 3 मंथ्स का ही सैलरी लेना क्योंकि रेंट भी 3 महीना का दिया है। तो दिस डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 गिव्स यू 132,600। ये 3 महीने का सैलरी आपको आ गया। अब इसका 10% निकाल लो। इसका 10% निकलेगा कितना है, इसका 10% होगा 13,260 का। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, रेंट पेड है मेरा, ठीक है, रेंट पेड है मेरा 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी हो गया 13,260। ध्यान देगा 51,000 माइनस 13,260, ये आ रहा है मेरा, ध्यान देगा 37,740। ये टैक्सेबल सॉरी ये एग्जेम्पशन अमाउंट आ रहा है 51 माइनस दिस। और तीसरा लास्ट में क्या है, एमपी है, तो 40% ऑफ सैलरी देख लो। तो 40% ऑफ सैलरी कितना है, 530,400 का 40%। तो 530,400 का 40% कितना हो रहा है, 530 एक सेकंड 530,400 का 40% हो रहा है 2,12,160। डेफिनेटली ये ज्यादा है। तो अपना एग्जेम्पशन अमाउंट कितना आएगा बेटा, अपना एग्जेम्पशन अमाउंट आएगा 37,740। ये मेरा एग्जेम्पशन अमाउंट आएगा। तो 1,80,000 minus 37,740 will give you 1,42,260। ठीक है, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 1,42,260। दैट इज एचआरए का फाइनल टैक्सेबल वैल्यू। तो 1,80,000 हो गया पूरे, और माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन खाली 3 महीने का। खाली 3 महीने का एग्जेम्पशन लेंगे सर, और ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमेशा रेलिवेंट पीरियड का लेंगे। वो 3 महीने का सैलरी क्या है, तो 3 महीने का सैलरी 132,600 है, उसका 10% ले लेंगे। 51 माइनस दिस विल गिव यू 37,740। दिस विल बी द मैक्सिमम एग्जेम्पशन। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है आपका बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 5,400 पर मंथ। तो अल्टीमेटली 5,400 पर मंथ है, तो 5,400 12 कर दो। 5,400 इंटू 12 हो जाएगा मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन पूरे साल भर का 64,800। इसमें एग्जेम्पशन कितना होगा, 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 530,400। तो 530,400 का मेरे को 12% निकालना है, विच इज कमिंग टू 63,648। तो मेरा एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1,152 मेरा एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो मेरे को क्या करने का, टैक्सेबल करने का अंडर सैलरी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इज 55,000। इंटरेस्ट रेट कितना है, 11% है। तो अल्टीमेटली 55,000 का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 11% के हिसाब से मिल रहा है। आप 9.5% तक एग्जेम्प्ट करेंगे, रेस्ट टैक्सेबल करेंगे। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 11, 55,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1.5 विल गिव यू हाउ मच, 7,500। तो 1.5% तक जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। Employer company also provides tea and light snacks to all the employees during the tea break. Expenditure incurred is 65 per day. Here, lunch and dinner facility and all which is given by buffet, that is only taxable. 50 rupees per meal. Less tea, coffee, snacks during working hours ये fully exempt होता है. It is not at all taxable. ठीक है बेटा, तो अल्टीमेटली मेरा टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 420 प्लस 126 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 142,260, ठीक है, प्लस 1,152
प्लस 7500, तो ये हो रहा है मेरा 7,80,912। इसमें भूलना नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा 50,000, तो ये हो जाएगा 7,30,912, 7,30,912। ओके, नाउ इफ आई कंसिडर दिस अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो यू विल एड बैक 50 एंड यू विल गिव माइनस 75,000, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ज्यादा मिलता है। और बट ऑब्वियस है आपने जो यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम किया है एचआरए का एग्जेम्पशन जो आपने क्लेम किया है, एचआरए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरा 37,740 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, बाकी हर जगह जो भी इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसमें और कुछ है नहीं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखो सर 730,912 प्लस 50,000 माइनस 75,000 प्लस 37,740, तो ये मेरा आ रहा है 7,43,652। तो बेटर है यू गो अंडर ऑप्शनल रेजिम। ठीक है, आप उसको बोलेंगे सैलरी दोनों में इतना है भाई, ओके, कर ओल्ड रेजिम में इतना है, न्यू रेजिम में इतना है, बेटर है ओल्ड रेजिम में जाओ, क्योंकि ओल्ड रेजिम में तुमको ज्यादा डिडक्शन मिल रहा है, क्योंकि एचआरए का एग्जामिशन तुमको ज्यादा मिल रहा है ओल्ड रेजिम में, जो कि तुमको न्यू रेजिम में नहीं मिल रहा है। तो बेटर है यू शुड गो विथ ओल्ड रेजिम। ठीक है, अगर कुछ भी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से डिफरेंस होगा तो मेरे चैट बॉक्स में फर्स्ट पिन में कमेंट देख लेना जब भी अपडेट आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। राधे एज 35 years एंड हिज ब्रदर किशन एज 33 years ओन्स अ फ्लैट ए एज को ओनर्स विद इक्वल शेयर। एक घर है जिसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा है, तो उस घर का इनकम निकाल लो और आधा आधा कर दो। दे लिव इन अ फ्लैट टुगेदर, यानी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अपार्ट फ्रॉम फ्लैट ए राधे ओन्स फ्लैट बी, राधे के पास एक और फ्लैट है बी विच इज लेट आउट बाय हिम ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। डेट आपको दे दिया है, राधे का फ्लैट बी है और किशन जो है उसका फ्लैट ए और राधे का भी फ्लैट ए, यानी वो कोन्ड है। तो सिंपल है सर, फ्लैट ए जो कोन्ड है उसमें अपने को कुछ नहीं करना है, खाली अपने को इंटरेस्ट देखना है। एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट कुछ नहीं देखना है, नथिंग, ओनली इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू बाय द फ्लैट। लोन डेट इतना है, पेड इक्वली बाय राधे एंड किशन। ये 5 लाख टोटल फ्लैट के ऊपर है, आधा रेंट आधा इंटरेस्ट राधे ने दिया और आधा किशन ने दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों 2 लाख दोनों को 2 लाख का लिमिट मिलेगा। 5 लाख है तो मैक्सिमम एसओपी का लिमिट 2 लाख है सर, तो दोनों को 2 लाख का लिमिट मिलेगा। तो किशन को एनुअल वैल्यू निल लेस इंटरेस्ट 2 लाख, राधे एनुअल वैल्यू निल लेस इंटरेस्ट 2 लाख। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ किशन एंड राधे विल बी 2 लाख लॉस ईच। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है बोथ किशन एंड राधे डिड नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर 115 बीएसई ऑफ द इनकम टैक्स, यानी कि उनको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स अपने आप को नहीं करवाना, उनको एचपी इनकम निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, किशन राधे का 2 लाख आ गया, अब आपको खाली फ्लैट बी का इनकम निकालना है। फ्लैट बी हो गया सर हमारा राधे वाला फ्लैट, जो कि अलग से शी हैज लेट आउट। तो लेट आउट में सिंपल है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट इज विचएवर इज हायर 6.2 लाख, नॉट एसिंग स्टैंडर्ड रेंट, तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट 6.2 लाख होगा। एक्चुअल रेंट कितना है 58,000 पर मंथ, तो 58,000 पर मंथ हो गया, तो एक्चुअल रेंट हो गया 6.96, तो एक्चुअल रेंट हो गया मेरा 6.96 और 6.2 लाख विचएवर इज हायर, जीएवी हो गया 6.96। अब इसमें आपको क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस चेक करना है। म्युनिसिपल टैक्सेस विच इज पेड ओनली उसका डिडक्शन मिलेगा, पेड का डिडक्शन नहीं, पेड का डिडक्शन मिलेगा, अनपेड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप माइनस 10,000 ही माइनस करेंगे। 6.96 लाख माइनस 10,000 गिव यू 6.86 लाख, तो 686 का 30% कितना हो जाता है, 2,05,800। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, फ्लैट बी में देखिए 3.5 लाख, आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा बिकॉज लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है। और यह बोल भी दिया शी डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर 115 बीएसई। तो 686 माइनस 205,800 माइनस 350, तो मेरा नेट इनकम आ रहा है 1,30,200। तो फॉर राधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलग से और ऐड क्या हो जाएगा 130,200, बट एक फ्लैट से उसका लॉस है, तो 130,200 माइनस 2 लाख, तो अल्टीमेटली उसका लॉस कितना हो गया 69,800 फॉर राधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और किशन के लिए उसका लॉस हो जाएगा 2 लाख, किशन का लॉस 2 लाख है क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट पे किया, उसको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, 2 लाख तक का लिमिट है सर। 24B में ध्यान रहे, शी डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर 115 बीएसई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर किशन का -2 लाख है, राधे का -69,800 है सर। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में आते हैं।
इसमें मेरे हिसाब से इन्होंने एक दो मिस्टेक किया है। इन्होंने डेप्रीसिएशन एज पर आईटी एक्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो क्या पता क्या ये लोग आंसर लेंगे। आप एक बार आंसर सेशन आंसर से देख लेना, अगर कुछ डिफरेंट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हूँ, देख लेना। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार, एज 55 ईयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको दे दिया। फाइनली पूछा क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी निकालिए, अज्यूमिंग ही हैज, ये थोड़ा ध्यान देना, नॉट ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब इसमें आउट भी बोल सकता है, बोले ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट, मतलब ये ऑप्शनल रेजिम में है, ये डिफॉल्ट रेजिम में गया ही नहीं है। ठीक है, यानी ओल्ड प्रोविजन में, नॉर्मल प्रोविजन में। चलिए स्टार्ट करिए। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर प्रोवाइडेड बाय कुमार है, आपको पीजीबीपी इनकम निकालना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से 13,76,100। उसमें यहाँ पे क्या क्या एड बैक करना है, डेप्रीसिएशन आप एड बैक कर दो, बुक डेप्रीसिएशन 1,50,000। अब इसका सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे इन्होंने आईटी एक्ट के बारे में कोई डेप्रीसिएशन दिया ही नहीं है। तो या तो इंस्टीट्यूट ये मान सकता है, आई डोंट नो, इंस्टीट्यूट ये मान सकता है कि 1,50,000 को यही क्लेम कर लो एज पर आईटी, या तो कुछ भी नहीं मानेगा, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो मेरे आंसर में डिफरेंस आ सकता है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये वीडियो बनाते समय, क्योंकि कुछ कुछ जगह वेग अजम्पशंस मुझे लेना पड़ रहा है, मैंने पूरा का पूरा लेस कर दिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डेप्रीसिएशन एज पर डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू पीएल इज एज गुड एज डेप्रीसिएशन एज पर आईटी एक्ट, तो आई एम क्लेमिंग द एंटायर डेप्रीसिएशन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेप्रीसिएशन पूरा एड बैक कर रहे हो और आप कुछ क्लेम नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप डेप्रीसिएशन एक बार ऐड कर दिए 1,50,000। इनकम टैक्स पेड इज डिसअलाउड अंडर 40। इंटरेस्ट अभी रुक जाओ, लीगल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट, ट्रैवलिंग, ठीक है, क्रेडिट कुछ नहीं है। अब देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इंटरेस्ट ऑन टेकन फ्रॉम एनबीएफसी व्हिच इज नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो 12,000 का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिस अलाउ करना पड़ेगा अपने को। ये अपने को 12,000 का जो बेटा इंटरेस्ट है ये पूरा का पूरा डिस अलाउ करना पड़ेगा 43B के हिसाब से, क्योंकि ये अभी तक आपने पे नहीं किया। इफ नॉट पेड यू विल नॉट बी गेटिंग द डिडक्शन। नेक्स्ट देखो लिखा है, लीगल फीस इंक्लूड 1,000 paid as penalty for not supplying goods on time to the client as per the terms of the contract. Again, this legal fees which includes penalty, it is not as per any law. लॉ के हिसाब से कुछ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट था बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। यू फेल टू डू सो द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव कॉम्पनसेटेड हिम बाय गिविंग अ पेनल्टी अमाउंट, सो दिस इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, ये अलाउ होगा क्योंकि इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ लॉ। आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया है, आपने उसको कॉम्पनसेट किया है, इट इज कॉम्पनसेटरी नेचर, सो इट इज अलाउड एज डिडक्शन। इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी टैक्स स्टेटमेंट नहीं होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3,000 अगेंस्ट द बैड डेट्स ऑफ 2055 क्लेम्ड इन द लास्ट ईयर वाज रिसीव्ड, मतलब आपने पिछले साल आपका बैड डेट हुआ था, आपने क्लेम किया है, अब आपने उसको 3,000 रुपया करंट ईयर में आपको उस बैड डेट के अगेंस्ट में मिल गया है, तो आपको उसको टैक्स करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 41। ठीक है, बैड डेट रिकवरी को टैक्स करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में कहीं टैक्स नहीं है, तो आपको एड बैक करना पड़ेगा दैट नहीं, दिस 3,000 विल बी टैक्स्ड इन द पीजीबीपी इनकम। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ 10,000 फॉर विच पेमेंट इज मेड इन कैश, कैश में आपने पेमेंट किया है 10,000 का, अलाउड है 10,000 तक परचेज का कैश पेमेंट अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं, ये आप क्लेम कर सकते हैं। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹70,000 फ्रॉम सूर ट्रेडिंग, still a wholesale trader registered as a small enterprises on 1st February and 20,000 is still pending for payment। वो परचेज किया था 70,000 में, करंट ईयर तक उसने 70,000 में से 50,000 पे किया है और बाकी 20,000 अभी भी पेंडिंग है, तो ये 20,000 के लिए रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक नहीं जाएंगे, ये पूरा का पूरा 43B में अभी डिसअलाउ कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट पे एनी अमाउंट पेबल टू एमएसएमई विल बी डिसअलाउड इफ नॉट पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ठीक है, तो दिस डन दिस डन दिस डन दिस डन दिस डन। फिर क्या बोला है, ही रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम अ डेटर इन कैश अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेटर से जो पेमेंट रिसीव कर रहे हो उसको कैश में देने में प्रॉब्लम है, जो अल्टीमेटली आपका डेटर आपको पे कर रहा है, तो उसके हाथ में डिसअलाउंस होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, फॉर मी नो टैक्स इम्प्लायंस। TDS at the rate of 10% is not deducted from the rent paid for office building। आपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए रेंट पे किया तो रेंट का अपने पड़े 194I, 194I में TDS कटता है रेंट पे, ठीक है, और 50,000 पर मंथ से ऊपर पे TDS कटता है। यहां पर बोला है ऑफिस बिल्डिंग का रेंट कितना है बेटा, 6,12,000, तो मोटा मोटी तुम समझो 50,000 से ज्यादा का रेंट है पर मंथ, तो 6 लाख से ऊपर है,
टीडीएस कटना चाहिए था इसमें पुल वैल्यू पे, आपने टीडीएस नहीं काटा है तो ये 40 आईए में क्या करना होगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो 6,12,000 का 30%, 6,12,000 का 30%, 1,83,600 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाना चाहिए सर। और क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, डेप्रीसिएशन एज पर आईटी एक्ट भी नहीं लिखा है, बट मैं एक बार मान के चल रहा हूं कि वॉट एवर डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू पीएल इज एज पर आईटी, तो मैं डेप्रीसिएशन एज पर आईटी एक्ट 1,50,000 दे रहा हूं। बट हो सकता है कोई स्टूडेंट नहीं दे, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। इंस्टीट्यूट अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो भैया इसका वेरिएंस आंसर आ सकता है, दैट इज वाई मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि इंस्टीट्यूट का बस सजेस्टेड आंसर आ जाए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से कंप्लीट सोल्यूशन बताऊं। बट अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं दिया तो मैं आपका जो है प्रिपरेशन को डिले नहीं करना चाहता था। मैं बोलता हूँ मैं अपने तरफ से आंसर देता हूँ, बाकी इंस्टीट्यूट देखेगा, वो जैसे करेगा कर सकता है, ठीक है। 183,600 प्लस 3,000 तो यार 17,69,700 माइनस अपने 1,50,000 सेम क्लेम कर लेते हैं, तो अपना आंसर आएगा या तो 16,19,700 या तो 17,69,700, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट अजम्पशंस इंस्टीट्यूट्स टेक। क्वेश्चन 4 में आते हैं, राम मोहन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। राम मोहन, ये अच्छा सवाल था, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैज परचेज प्रॉपर्टी फॉर 8 लाख ऑन 1 सितंबर 2004, यानी 2014 के पहले ये 2024 के पहले ये प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है। कंस्ट्रक्टेड न्यू फ्लोर ऑन द हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख ऑन 1 जून 5। ही सोल्ड द हाउस फॉर 38 लाख ऑन 1 दिसंबर एंड इनकर्ड अ ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%। इंडेक्स फैक्टर दे दिया, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अज्यूम मिस्टर राम मोहन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अदर इनकम मोहन का मोर देन 5 लाख है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं था, अदर इनकम उसका 5 लाख है, यानी सिंपल है, उसका इनकम बीएल से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, उसका अदर इनकम बीएल से ज्यादा बेटा क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द इनकम अंडर कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ राम मोहन, ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स पेबल इफ ही वांट्स टू पे द मिनिमम टैक्स। इंपॉर्टेंट है, एक में इंडेक्सेशन क्लेम करेगा और 20% टैक्स देगा, इंडेक्सेशन क्लेम किए बिना 12.5% टैक्स देगा। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 38 लाख है, एक्सपेंस ट्रांसफर कितना है 38,000 यानी 1%, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 1%, तो हो गया 37 लाख, 38 लाख में माइनस करेंगे 38,000 हो जाएगा 37,62,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 3 लाख माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली 11 लाख माइनस करेंगे, तो 11 लाख माइनस करेंगे तो आपका कैप गेन आ जाएगा 2662 विदाउट एनी इंडेक्सेशन। इस पे स्ट्रेट अवे आप 12.5, ये सर आपका इनकम आएगा, मतलब यही इनकम है, ये फॉर श्योर है। आपका इनकम क्या है जिसपे टैक्स लगेगा, 26,62,000 पे कैपिटल गेन लगेगा, दिस द कैपिटल गेन। तो 2662 पे अगर मैं टैक्स निकालूं तो इस पे 12.5% के हिसाब से 332,750 आता है। बट मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल क्लेम इंडेक्सेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। क्या करूंगा मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा 8 लाख का इंटू 376 यानी 2526, और कब खरीदा है 2004, तो 45 का फैक्टर है 113, तो मेरा ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 2661,947, 2661,947, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 3 लाख 1 जून 5 को, तो 3 लाख इंटू 376 और इंप्रूवमेंट कब हुआ 56 को डिवाइड बाय 117, तो इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा 964,103, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप देखोगे ना गाइस, आपका कैप गेन खाली आ रहा है फॉर टैक्स पर्पसेस इज 1,35,950, इस पे 20% आएगा 27,190। तो बहुत बेनिफिशियल है कि मैं जाऊं किसमें, इंडेक्सेशन में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पर्पस, सेक्शन 112 बोलता है। तो सेक्शन 112 के प्रोवाइजो के हिसाब से आई विल बी लायबल टू पे दिस मच टैक्स, ठीक है, आई विल बी लायबल टू पे दिस मच टैक्स प्लस 4% सेस ऑन द आईटी एक्ट, ठीक है। तो 27,190 के ऊपर मैं 4% सेस और ऐड कर लेता हूं और मुझे मिलेगा 28,278, 28,278। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये रहा। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4B में। Mrs. Iyer, a resident individual, age 45, is a tax consultant. She gives you the following details of her income for the previous year 26-27. Finally, पूछा क्या है? पूछा है आपसे कैलकुलेटर इनकम अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बाय डिस्कसिंग द रेलेवेंट प्रोविजन। आपको रेलेवेंट प्रोविजन डिस्कस करके इसका फाइनल इनकम निकालना है। फर्स्ट, कैश गिफ्ट फ्रॉम अर ब्रदर, रिलेटिव से मिल रहा है सर, ब्रदर इज अ रिलेटिव, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर 56-10, ये 56-10 में टैक्सेबल नहीं होगा। Received a car from her friend, car is not a property, car is not a property, आपको प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ेगा, car is not a property, it will not be taxable under 56-10. She held 2,000 shares, cost था 250, purchase date था this, of an Indian company whose shares were listed,
31st January the company bought back this shares for 580. तो सर अपने पढ़े any payment made by the company on buyback will be deemed to be dividend under other sources for the shareholder. तो कितना में बायबैक हुआ? 580 में बायबैक किया कंपनी ने, आपको 2000 शेयर पूरा कर लिया, तो 580 इंटू 200, 580 इंटू 2000 शेयर्स पूरी बायबैक हो गई, राइट? यस। तो अल्टीमेटली 11,60,000 विल बी कंसिडर्ड टू बी द डिविडेंड इनकम। ये डिविडेंड इनकम माना जाएगा सर, इसके अगेंस्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। Winning from card games is fully taxable. Loss incurred on card games will not be allowed to be set off or carry forward. Honorarium received from a private college for delivering the guest lecture on taxation, ये क्या हो जाएगा? IFOs में fully taxable, that is 60,000. Family pension received from the employer of the deceased husband, ये हो गया 90,000. तो 90,000 में जो फैमिली पेंशन इनकम है इसमें 1/3, और क्योंकि ये न्यू रेजिम में देखो क्या लिखा है, शी डिड नॉट ऑप्ट आउट, यानी वो डिफॉल्ट रेजिम में ही है, तो यहाँ पे 25,000 तक का लिमिट जाता है अगर वो 115 PAC में टैक्स दे रहा है। तो 1/3 ऑफ 90,000 हो गया 30,000, और मैक्सिमम 25,000 विच एवर इज लोअर। तो 90 में से मैं माइनस कर दूंगा 25,000 अंडर IFOS, और मुझे 65,000 यहाँ पे फाइनल वैल्यू टैक्सेबल आ जाएगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ था सारे अमाउंट्स इंक्लूसिव TDS है, यानी ग्रॉसअप करके दिया हुआ है। तो ये आप 65,000 यहाँ पे फाइनली होल्ड करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, और फाइनली आपका आंसर व्हाटएवर ये आ जाएगा 11,60,000 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 65। $13,43,000 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 5A में आते हैं। मनोज अ रेसिडेंट, ये आपसे पूछा है ग्रॉस टोटल इनकम showing clearly the manner of set off and losses for carry forward and period up to which such losses can be carried forward. Manoj files his return of income timely. Manoj files his return of income timely. He exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 BAC of the Income Tax Act. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इसकी फाइनल इनकम GTI क्या आएगी। प्रॉफिट फ्रॉम द मेटल बिजनेस 2,06,000. Brought forward losses from toy business which was closed in the last assessment year. तो ये आप सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस चलो ठीक है, बट स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कितना है असेसमेंट ईयर 2021 का, नॉट सेट ऑफ टिल AY 25-26 यानी लास्ट ईयर तक। तो याद करो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी ओनली कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर्स। तो AY 2021 का लॉस है, तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 नहीं कर सकते उसके बाद आप, तो ये डेड लॉस हो गया। इट इज नाइदर सेट ऑफ नॉट कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, ठीक है, अब देखो अचानक से गेन आ गया। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन विच इज अ पार्टनर एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप खाली सेट ऑफ कर सकते हैं विद लॉन्ग टर्म कैप गेन। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस ऑफ द IT एक्ट, दिस ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड बिकॉज दिस कैन ओनली बी सेट ऑफ विद द सेम सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल था सर 2,06,000 था, यहाँ पे आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का प्रॉफिट जोड़ना था। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आप PGBP इनकम के साथ सेट ऑफ कर दीजिए। तो 2,06,000 प्लस 90,000 माइनस 68,000। फिर आपका शॉर्ट टर्म कैप गेन भी आप एज इट इज ऐड करेंगे। देयर इज नो लॉस इन शॉर्ट कैप गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये टोटल आपका क्या हो गया 3,63,000। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यही आपका GTI इनकम माना जाएगा सब कुछ मिलाकर। बाकी तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, बस, और कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे और स्पेसिफाइड बिजनेस आप इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन 5B में आ जाइए। अगेन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। टोटल इनकम बताइए, टैक्स लायबिलिटी बताइए, दोनों रेजिम के हिसाब से, डिफॉल्ट रेजिम के हिसाब से भी, ऑप्शनल रेजिम के हिसाब से भी। डिस्कस विद रीजन विच स्कीम इज बेटर फॉर हिम, जिसमें ऑब्वियसली टैक्स कम आएगा उसमें वो स्कीम उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलो चेक करते हैं। सीताराम अ रेसिडेंट एज 65 का, ध्यान देगा ये सीनियर सिटीजन है। ठीक है, फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। तो स्टार्ट करो बेटा। He occupies ground floor of his residential building and let out first floor at residential use at annual rent। तो ये एरिया वाइज का क्वेश्चन है HP का, ध्यान रहे एरिया वाइज का क्वेश्चन है HP का। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। इंटरेस्ट की वजह से डिस्कशन चेंज होता बट वो दिया ही नहीं है। इसमें खाली बोले ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर, तो दोनों के लिए एनुअल वैल्यू 0 होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनुअल रेंट है 484 और म्यूनसिपल टैक्स और NAV, ये सबका डिडक्शन आपको दोनों में मिल जाएगा। तो 484 आपका क्या है बेटा,
4,84,000 आपका एनुअल रेंट है, इसमें आपने म्यूनिसिपल टैक्स 48,000 है, तो ये 48,000 तो ग्राउंड फ्लोर के लिए भी है, फर्स्ट फ्लोर के लिए भी। आप अभी खाली फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर निकाल रहे हैं तो आपको इसका 50% करना पड़ेगा। मान के चल रहा हूँ एरिया इक्वल है, तो 48,000 का हाफ कितना है 24,000, तो आपका एनएवी कितना आ जाएगा 4,60,000। इस पे आप 30% स्टैंडर्ड देंगे, फाइनली आपका इनकम कितना आ जाएगा फ्रॉम दिस लेट आउट पार्ट, यह आ जाएगा आपका 3,22,000 आपका ये इनकम आ जाएगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनुअल वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा सर, ठीक है। तो 322 इज माई एचपी इनकम इन द फर्स्ट केस। ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी ये होगा, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में भी यही होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक एफडी इज 1,37,000, या पूरा का पूरा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आईएफओएस में। इंटरेस्ट फ्रॉम रॉयल्टी, सॉरी इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एट 18%, ये हो जाएगा आपका आईएफओएस इनकम पूरा 5,40,000। तो आपका जीटीआई कितना हो गया सर, जीटीआई हो गया ये तीन मिला के 999। अब आपको दो डिडक्शंस दिया है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000 टू पॉलिटिकल पार्टी, तो ये चेक के थ्रू दिया है, तो ये हो गया 80 जीजीसी। 5,000 टू अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, ये हो जाएगा 80C, सुपरएनुएशन फंड में 80C मिलता है। और क्योंकि ये रेसिडेंट 65 का है और इसकी इंटरेस्ट इनकम बैंक एफडी की है, तो याद करो इसमें 50,000 तक का डिडक्शन भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा। तो 80 टीटीबी का डिडक्शन 50,000 तक का यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। प्लस बिकॉज ही इज अर्निंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक आर्टिस्टिक नेचर 5.4 लाख, मैक्सिमम 15% ऑफ तक का बुक्स ऑफ रॉयल्टी सोल्ड अलाउड है, मैक्सिमम 3 लाख तक। तो 540 का अगर हम डिवाइड बाई 18 इंटू 15% करता है तो मेरा 4.5 लाख आता है। बट ओवरऑल डिडक्शन अंडर क्यू भी कितना होता है, 3 लाख ही होता है। तो आप क्यू में 3 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के बाद अब 9,99,000 -50 -10 -5 -3 लाख, आपका फाइनल इनकम कितना आ जाएगा 6,34,000। और ये है मेरा ऑप्शनल टैक्स रेजीम में। इसका अगर हम टैक्स निकाले, ठीक है, तो 634 आ गया बेटा, ये मेरा इनकम आ गया, राइट। 9,99,000 -50,000 -10,000 -5,000 -3 लाख, 634 मेरा इनकम आ गया। अब आप आराम से इसका टैक्स निकालिए, टैक्स कितना आएगा। यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख पे नेल होगा, ठीक है। फिर 2 लाख पे 5%, जो कि कितना है 10,000। फिर है 134 पे 10%, $23,400। इस पे 4% सेस आ जाएगा, तो विच इज कमिंग टू 24,336। ये है अगर आप ऑप्ट आउट कर जाते हो। बट अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते हो, लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो आपकी इनकम क्या रहेगी बताओ, आपकी इनकम टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 9,99,000 आपका टोटल इनकम हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो गाइस इस टोटल इनकम पे ध्यान रखो, आपको रिबेट मिलके आपका टैक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 87A में रिबेट कब मिलता है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख है। अगर टोटल इनकम अगर आपकी अप टू 12 लाख है तो आपको रिबेट मिल जाएगा इसमें, यही तो आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे आप पहले टैक्स निकाल देंगे, जो भी टैक्स आएगा रिबेट उतना का ही मिलेगा, क्योंकि रिबेट हमेशा 60 तक का मैक्सिमम मिलता है। तो 9,99,000 पे आप टैक्स निकाल देंगे, रिबेट करके आपका जो भी आंसर आएगा बेटा 0 ही आएगा। तो इट्स बेटर यू शिफ्ट आउट, नहीं इट्स बेटर यू रिमेन इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यू क्लेम लोअर, यू क्लेम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यू क्लेम बेनिफिशियल रेट्स, डू नॉट क्लेम एनी डिडक्शन, देन ऑल्सो योर टैक्स विल बी 0। क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिडक्शंस, आपकी जो जीटीए आ रही है बिफोर डिडक्शंस, वो 12 लाख से कम है। और अगर वो 12 लाख से कम है, डेफिनेटली आपके लिए बेटर है कि आप इसी रेजिम में जाइए, ठीक है। यस, क्वेश्चन 6 से अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड इन 7 शेड्यूल। कुछ मिला नहीं तो यही सब कर दिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। आपको स्टेटमेंट बनाना है, उसमें क्या क्या मेजर एंट्रीज होते हैं वो अच्छे से बता दीजिएगा। इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, पहले स्टेट वैट है, एक्साइज है, स्टेट एक्साइज है, लिकर पे लॉज है, एंट्री टैक्स है, बेटिंग टैक्स है, गैम्बलिंग टैक्स है, ये सब तो अबॉलिश हो चुकी है। क्वेश्चन 6 भी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। Who is the member of the GST Council? Union Finance Minister is the chairperson of GST Council, and the members contains the secretary of the CBDT and CBIC, Union Finance Minister, State Finance Minister, State Taxation Minister, Revenue Minister of different states comprises the member. How many members of GST Council constitute the quorum? Half number of members. How will be the decision taken by the GST Council, the meeting, if any,
Decision is supported by 3/4 majority. What will be the weightage of votes of the central and state government? 1/3 of the central government and 2/3 of the states taken together. List down the commodities on which presently GST is not levied, but the date from which it will be applicable, recommended by GST Council. 5 petroleum products: petrol, diesel, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस. ये 5 प्रोडक्ट्स है जिस पे जीएसटी अभी नहीं लग रहा है, बट इट विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. 7A में आ जाइए. विष्णु ट्रेडर इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में डील कर रहा है स्टेशनरी आइटम्स में. इट्स टर्नओवर इन द लास्ट ईयर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम वो 75 लाख. आराम से ले सकता है. उत्तराखंड में लिमिट भी 75 लाख है. 75 लाख से ज्यादा नहीं है. ही कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. दूसरा पूछ रहा है लक्ष्मी एंड सन्स, अ रजिस्टर्ड डीलर, इज डीलिंग इन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल होम appliances in the state of Tamil Nadu. Its aggregate turnover in the last year by way of supply of electrical home appliances was 135 lakh. लक्ष्मी एंड सन्स का रजिस्टर्ड डीलर क्या है? डीलिंग इन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है. इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द लास्ट ईयर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वाज 135 लाख. तो रजिस्टर्ड डीलर है, इंट्रास्टेट ट्रेडिंग कर रहा है, तमिलनाडु में है. एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर कितना है जो इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज से कर रहा है? वो है 135 लाख. तो लक्ष्मी एंड सन्स रजिस्टर्ड डीलर है, डीलिंग इन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज है, तमिलनाडु में है, लास्ट ईयर कर रहा है इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज. तो यस, ये टर्नओवर में ये कमीशन स्कीम में जा सकता है. बट देखो करंट ईयर में इट ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो याद करो, देयर इज अ लिमिट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट इन द लास्ट ईयर, 5 लाख विच एवर इज हायर. तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 135 लाख है, तो इसका 10% कितना हो जाता है? 13.5 लाख. ही कैन गिव सर्विसेज अप टू 13.5 लाख इन द करंट ईयर. इफ ही डज नॉट गिव मोर सर्विसेज देन दिस, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. यही पूछा बेटा, वेदर सप्लायर्स आर एलिजिबल. तो फर्स्ट केस में यस, सेकंड केस में भी ऑल्सो यस, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट हिज अदर सर्विसेज वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 13.5 लाख. 7B में आइए. अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफाई किया नहीं है कि तुमको किस वैल्यूएशन रूल में, क्योंकि एक्सचेंज करेंसी में भी 2 रूल होता है, रूल 32(2)A, रूल 32(2)B. तो यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं रूल 32(2)A के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है. एनालाइज द फॉलोइंग केसेस, कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाई द रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड डीलर. तो फर्स्ट केस में क्या है? $2,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर रोजी 1 अप्रैल को एट द रेट ऑफ $82.5. आरबीआई रेट दे दिया है, तो बेटर अपने रूल 32A में जाइए. ईच डॉलर का आरबीआई रेट क्या है? 82.5. तो डिफरेंस इन आरबीआई रेट एंड एक्सचेंज रेट, एक्चुअल रेट 82.5 माइनस 80.5 इंटू 2000. तो कितना आ रहा है बेटा? 2.5 आ रहा है, राइट? 82.5 माइनस 82.5 माइनस 80.5. तो अल्टीमेटली 2 रुपये आ रहे हैं. तो 2 रुपये इंटू $2,000 कितना हो गया? 4,000. 4,000 विल बी द वैल्यू. 1,50,000 इज कन्वर्टेड इनटू यूके पाउंड ऑन डेट 15th April एंड द एक्सचेंज रेट ऑफर्ड इज 98 पर पाउंड. आरबीआई रेफरेंस रेट इन यूके पाउंड इज नॉट अवेलेबल. आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है. तुम्हारा 1,50,000 आया यूके पाउंड में कन्वर्ट करके. एक्सचेंज रेट जो ऑफर किया है वो 98 पर पाउंड है. आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल. तो यहाँ पे हम क्या करके चलेंगे? यहाँ पे हम 1,50,000 का 1% लेंगे और यही डीम्ड वैल्यू आपका सप्लाई माना जाएगा. 10th April को जॉन गेट्स 10,000 यूरो कन्वर्टेड इनटू 40,000 दिरहम. ऑन सच डेट आरबीआई रेफरेंस रेट दोनों का दे दिया है, ठीक है. तो 1,000 यूरो अगर है तो इसका इक्विवेलेंट आईएनआर हो जाएगा मेरा 85,000, और दिरहम 22 है तो इसका 40,000 दिरहम के हिसाब से वैल्यू हो जाएगा मेरा 40,000 इंटू 22 विच इज कमिंग टू 8,80,000. तो विच एवर इज लोअर 85,000. तो 85,000 का मुझे क्या करना है? 1% लेना है. सॉरी वो मैं बोला इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ये 85 लाख आएगा सर. 8,50,000 आएगा. 10,000 यूरो है ना, तो 10,000 यूरो का 85 के हिसाब से 8,50,000 आएगा, और 40,000 का 22 के हिसाब से 8.8 लाख आएगा. तो विच एवर इज लोअर 8.5 लाख, इसका अपने को जो है 1% लेके चलना पड़ेगा. तो ठीक है, तो 8,50,000 का 1% विच इज कमिंग टू 8,500. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज कमिंग टू 8,500. तो 8,500 अपना क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8A में आते हैं. As per the provisions of GST law, discuss with reason the following question. ठीक है, discuss the reason with following questions. Discuss the with reason the following questions with respect to casual taxable person.
ठीक है. हु इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? सर वही है who is making supply of goods and services occasionally from another state from where he does not have any place of business. When is the casual taxable person liable to be registered? Casual taxable person, if making any taxable supply, is compulsory liable to be registered in that particular state. What is the validity period of registration certificate issued to the CTP, the period for which the application is sought, and 90 days, whichever is lower. When can the validity of registration be issued to a CTP be extended? Yes, it can be extended on an application submitted by the casual taxable person on 90, or maximum period of 90 days can be extended, whichever is earlier. If yes, what will be the period of extension? 90 days. Can a CTP opt for option scheme? No, CTP option scheme के लिए कभी opt नहीं कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 8B में आते हैं. Prabhu Trade International Limited of Kolkata imported a machine by air from USA. The cargo plane carrying the machine reaches the Mumbai airport first, and from there machine is transshipped to Kolkata port. ऐसे अपने बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में कर चुके हैं. प्रभु ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन कितना है? $20,000. तो एफओबी वैल्यू कितना है? $20,000 है. एयर फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग जो भी है मैक्सिमम 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता. एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस ऐड नहीं करेंगे. ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता ऐड नहीं करेंगे. इंश्योरेंस चार्जेस अपने 1.125% मान के चलेंगे. ठीक है, तो सर क्लियर है. पहले आप क्या कर लो, एफओबी वैल्यू को कन्वर्ट कर लो. एक्सचेंज रेट क्या होगा? जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, बिल ऑफ एंट्री फाइल 92 के हिसाब से की, तो 20,000 इंटू 92 विच इज कमिंग टू 18,40,000. दिस इज माई एफओबी वैल्यू. ठीक है, ये मान के चलो एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स है. अब इसमें अपना एयर फ्रेट कितना आएगा? मैक्सिमम 20% आएगा. अब तुम्हारा 3,000 है, तो 3,000 इंटू 92 कितना आ रहा है? 2,76,000 आ रहा है. ठीक है, कितना आ रहा है? 2,76,000 आ रहा है. तो मेरा एयर फ्रेट कितना है? 3,000 इंटू 92, 2,76,000. मैं अगर 18,40,000 का 20% करूं तो मेरे को ज्यादा मिलेगा. तो मेरा एयर फ्रेट जो है वही मेरे को यहाँ पे लेकर चलना है. एक्चुअल एयर फ्रेट कितना है? 2,76,000, वो मेरा ऐड हो जाएगा. लैंडिंग चार्जेस जो है वो कुछ नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं करेंगे. इंश्योरेंस हमें 1.125% ऐड करना होता है. तो 18,40,000 का 1.125% इज कमिंग टू 20,700. तो अल्टीमेटली मेरी एसेसेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1840 प्लस 276 प्लस 20,700 विच इज कमिंग टू 21,36,700 रुपीज. 21,36,700 रुपीज ये मेरा एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा, ये मेरा सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा. ठीक है सर, बराबर है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ही इजी था, कुछ भी नहीं करना था इसमें. ठीक है, आपसे एसेसेबल वैल्यू पूछा है, आपको कस्टम ड्यूटी का रेट ये सब पूछा ही नहीं है. कस्टम ड्यूटी अपने को बिल ऑफ एक्सचेंज रेट वाले दिन ही, बिल ऑफ एंट्री वाले दिन ही अपने को एक्सचेंज रेट लेके चलना पड़ता है, वो भी सीबीआईसी का. इनकेस बेटा अगर कहीं पे भी मेरा सोल्यूशन में कोई डिफरेंस है विद इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर, मैं ऑलरेडी कमेंट में उसका रेक्टिफिकेशन पिन करके रखा हूं, एक बार जाके देख लेना. प्लीज अननेसेसरली कमेंट मत करना. ठीक है, तो ये था मेरा सेट 2. सेट 2 है. अब अपने आते हैं सेट 1 में. एमटीपी का सेट 1 में आते हैं, ये थोड़ा फास्ट वे में मैं कराऊंगा. सेट 1 में आते हैं. ठीक है, विल कम टू सेट 1. सेट 1 में पहले आईडीटी करेंगे. सेट 1 में अपने सबसे पहले आईडीटी करेंगे गाइस. ठीक है, 8A और 8B, फिर डीटी में जाएंगे. 7A 7B 6A 6B. कुछ नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप टेंशन ना ले. चलिए अब अपने एमक्यूपी सेट 1 में आते हैं. पहले इसका एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर आईडीटी में जाएंगे, फिर डीटी में जाएंगे. एमसीक्यू 15 कर लेते हैं, फिर आईडीटी वाला 6 7 8 में जाएंगे, और डीटी वाला क्वेश्चन 2 3 4 5 में जाएंगे. चलिए, सुरेश इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया. हिज इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज 1,40,000.
एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा, सिंपल है, 40-60 का रेशियो है, 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा। 1,40,000 का 60% होता है 84,000। ऑप्शन बी विल बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। एज पर आईटी एक्ट टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, खाली वो ही माना जाएगा और कोई फैक्टर के बेसिस पे उसकी इनकम नहीं निकाली जाएगी। Out of the below options, what is the maximum monetary limit of gratuity that will be exempted from tax under 1010 of the IT Act, which is received at the time of termination of service by non-government employees governed by payment of gratuity Act? Overall limit कितना है, 20 लाख है, 20 लाख से ज़्यादा का exemption नहीं मिलता है। Which of the following statements are correct as regards to capital gain on transfer of depreciable asset? Transfer of depreciable asset में कौन कौन सा statement correct है? इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉसेज। डेप्रिशिएबल एसेट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। नेचर ऑफ गेन डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, नो। इंडेक्सेशन बेनिफिट कैन बी क्लेम, नो। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम। तो 1 and 5, 0.1 and 5 only will be the correct answer. Sameer, a resident individual aged 35 years, is engaged in the business of trading of ready-made garments. He deposited a sum of 15 lakh in FD. There was no entry in the deposit in his books of accounts. It came to the notice of the AO, and when asked, Sameer would not offer any explanation to the source of the fixed amount. At what rate such amount can be taxable under IT Act in the hands of Sameer? तो इसके ऊपर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा, 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस। ये इसका टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस एप्लीकेबल होगा। If an SSE discovers any omission or wrong statement in the return filed, he can revise his return under 139(5) of the Income Tax Act. कब तक वो रिवाइज कर सकता है, वो 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकता है of the relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. ठीक है सर, वो 35% तक रिवाइज कर सकता है of the relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. ये याद रखिएगा सर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन दिस सिचुएशन अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड दैट वो 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे उसके ऊपर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अलाउ किया जाएगा। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? 101 अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। Under the CGST Act, which of the following is not treated as supply even if it is made without any consideration? इनमें से कौन सा supply treat नहीं किया जाएगा even if it is made without any consideration? तो यहाँ पर जो supply नहीं किया जाएगा even if it is made without consideration, मतलब शेड्यूल 1 के स्कोप से बाहर है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच IT is taken, ये तो माना जाएगा। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस नॉट इन द बिजनेस, यस कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है सर कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, ये माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी माना जाएगा, तो करेक्ट आंसर है बी। सूर्या चार्ज 60,000 फॉर अ सप्लाई ऑफ टीवी टू कनक. He has received subsidy linked to price from a charitable trust engaged in promotion of TV of 18,000. The price is 60,000 is after deducting the subsidy. ये जो 18,000 का प्राइस है ये सब्सिडी ये जो 60,000 का प्राइस है सब्सिडी डिडक्ट करने के बाद आया। ये सब्सिडी किससे मिला? चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला। तो डेफिनेटली आपको ये क्या करना होगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई 78,000 बिकॉज इट इज अ सब्सिडी गिवन बाय द नॉट गवर्नमेंट। As per provision of GST law, in case of mobile connection for telecommunication and internet services provided on postpaid basis, postpaid basis पे जो मोबाइल कनेक्शन और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट विल बी टेकन एज द प्लेस ऑफ सप्लाई विच इज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ आईटीसी फॉर विच फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड, आईटीसी इनमें से किसका ब्लॉक किया जाएगा? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, उसकी आईटीसी ब्लॉक की जाएगी। तो ये गलत आंसर है। टेलीकम्युनिकेशन लाइंस तो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, पाइपलाइंस भी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, बट ऑफिस बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं है, इसकी आईटीसी ब्लॉक की जाएगी। वैलिडिटी ऑफ ई-वेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय 3-व्हीलर डिस्टेंस अप टू 250 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर तक 1 डे है और एवरी 200 किलोमीटर 1 डे, तो 2 days will be the answer. If no TDS is made during the month, person required to deduct TDS under which of the monthly return? तो इस पे एकदम कंपलसरी है, चाहे आपका TDS डिडक्टेबल हो या नहीं हो, आपको GSTR 7 मंथली फाइल करना पड़ेगा। As per the customs law, custom duty is not leviable in which of the cases? सर रेमिशन ऑफ ड्यूटी में तो कस्टम ड्यूटी लगता है, बट पिल्फर्ड गुड्स में कस्टम ड्यूटी लेवी ही नहीं किया जाता। ठीक है, अंडर सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट ड्यूटी सपोज्ड इम्पोज टू न्यूट्रलाइज सब्सिडी, सब्सिडी न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सपोर्टिंग कंट्री जो देता है, इंडियन गवर्नमेंट कौन सा ड्यूटी लगाता है? एंटी सब्सिडी भी बोलते हैं और उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट का कोई भी
ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस है, आंसर में कुछ डिविएशन है, तो मैं आपको उसका रीजंस एक्सप्लेन करके उसका अजम्पशन जो इंस्टीट्यूट ने लिया है वो आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, वो आप देख लेना, इस वीडियो के चैट बॉक्स में दिख जाएगा। अब फटाफट एक बार मैं आपको आईडीटी रेफर करूंगा कि आप आईडीटी में फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 से सेलिएंट फीचर्स ऑफ आईडीटी फंक्शंस ऑफ जीएसटी, वही घिसा पीटा थ्योरी है, इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन वाला बात नहीं है, हर रिपीटेड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ये पूछा है। 7A चार्ज ऑफ जीएसटी रिवर्स चार्ज एक्सपेक्टेड था। Examine the following individual cases and calculate the tax to be paid under reverse charge mechanism if each case RCM is applicable under GST law. Rent received for showroom located at Delhi and rented to Leena Bank of Delhi by Ramesh registered in Noida. तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पार्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टी क्या कर रहा है, रेंट दे रहा है, रेंट पे दे रहा है लीना बैंक को, तो उससे रेंट रिसीव और शोरूम लोकेटेड इन दिल्ली। तो रजिस्टर्ड पार्टी बेटा अगर चार्ज कर रहे तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लग सकता। अपने पढ़े अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड को रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी का सर्विस देता है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है। बट यहाँ पे जो सप्लायर है वो खुद रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज कैन नॉट बी एप्लीकेबल, और यहाँ पे सप्लाई सर्विस चार्ज, सप्लाई जो है फॉरवर्ड चार्ज पे लगेगा सर। ओके, यू नीड टू आंसर टैक्स रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे टैक्स रिवर्स चार्ज पे 0 है। अमाउंट रिसीव फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फ्रॉम खन्ना एंड एसोसिएट से हमें अमाउंट मिला। एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ऑफ गुड़गांव बाय कुणाल रजिस्टर्ड इन नोएडा, तो कुणाल जो रजिस्टर्ड है वो अल्टीमेटली स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको दे रहा है, वो खन्ना एंड एसोसिएट्स को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है, जिससे उसको अमाउंट मिला। तो अल्टीमेटली अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग मिस्टर कुणाल इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। तो खन्ना एंड एसोसिएट्स एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है बट पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। तो अल्टीमेटली खन्ना एंड एसोसिएट्स विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। Security services by way of supply of security personnel provided by Aman registered in Noida to municipal corporation। से याद रखेंगे, अपने पढ़े थे security services supply to registered person, तो GST is liable to be paid by the आपका रिवर्स चार्ज में। बट इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज अब लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन दैट सिचुएशन फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो फॉरवर्ड चार्ज के सिचुएशन में डेफिनेटली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नोएडा के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी होगी वो सिक्योरिटी सर्विसेज जो अमन रजिस्टर्ड है नोएडा में उसके ऊपर सप्लाई का जो होगा रजिस्टर्ड जो होगा। ठीक है सर, तो ये सर फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे फाइनली क्या पूछा था, कंप्यूट द जीएसटी, कैलकुलेट द इंडिविजुअल टैक्स अमाउंट फॉर ईच पॉइंट एंड लीगल प्रोविजंस फॉर ईच, मतलब आपको सब कुछ टैक्स एंड ऑल निकालना है। ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, सारे रेट्स पे 18% जीएसटी, 99 सीजीएसटी और 18% आईजीएसटी। ऑल द इनवर्ड सप्लाईज फॉर आउटवर्ड सप्लाई ओनली। नेसेसरी कंडीशंस फॉर आईटीसी हैव बीन अवेल्ड। वेरेवर डिटेल्स ऑफ द डेफिनेशन प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट गिवन, इट शैल बी टेकन एज इंट्रास्टेट। अगर आपको कहीं पे स्टेट का डिटेल नहीं दिया है, आप अज्यूम कर लो कि वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। तो स्टार्ट करते हैं, अपने सबसे पहले आउटपुट टैक्स निकालेंगे। सोल्ड एसी टू, जैसे ये वीर बालाजी ट्रेडर है, फर्म राजस्थान पंजाब में रजिस्टर्ड है अंडर नॉर्मल स्कीम, प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज एंड ऑल्सो एसी ट्रेड्स। सोल्ड एसी टू अ रजिस्टर्ड डीलर इन पंजाब, तो मैं पंजाब का हूँ, मैं एसी पंजाब में बेच रहा हूँ, तो 10 लाख के ऊपर मेरा 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम अ क्लाइंट इन पंजाब फॉर आईटी सपोर्ट सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन दी नवंबर 2025, तो हमने एडवांस रिसीव किया फ्रॉम अ क्लाइंट इन पंजाब फॉर आईटी सपोर्ट सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन नवंबर 2025। तो यहाँ पे एडवांस आपको मिला 50,000 का, तो 50,000 का जो आपको एडवांस मिला इन द मंथ ऑफ नवंबर, इस पे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, 45,000 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, वो भी सीजीएसटी एसजीएसटी। प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू श्याम रजिस्टर्ड इन पंजाब, ये भी 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जय लिमिटेड राजस्थान सॉरी इन यूपी में है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18% विच इज कमिंग टू 81,000। तो आपका टोटल टैक्स आ रहा है 81,000, 121,500, 121,500। अब आते हैं इनपुट का। प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉइज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा अंडर 17(5). परचेज लैपटॉप्स फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन जयपुर राजस्थान, तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं पंजाब में हूँ, मैं परचेज भी क्यों पंजाब से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 2,50,000 पे अपने को 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। लेकिन एक मिनट, ये राजस्थान से किया है तो बेटा यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि आप कौन हो, आप पंजाब में हो, तो आप राजस्थान से लियो, तो यहाँ पे 2,50,000 पे 18%, तो 45,000 आपको आईजीएसटी का इनपुट मिल जाएगा। डिलीवरी वैन परचेज किया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसी फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब, तो यहाँ पे C+S लगेगा, ये ब्लॉक्ड भी नहीं है, तो 8 लाख पे 9% 72 आपका आईटीसी मिल जाएगा।
पेड रेंट टू अ रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड इन पंजाब। ध्यान देगा, ये रेंट आपने ऑब्वियसली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया होगा, ठीक है, ऑफिस रेंट आपने पे किया है, तो यहाँ पे अपने पड़े अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड को देगा तो यहाँ पर आरसीएम लगता है, बट यहाँ पे आप भी रजिस्टर्ड हो वो भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और फॉरवर्ड चार्ज लगेगा मतलब आप पे जीएसटी लगाया गया है, आपने रेंट पे किया तो 96,000 पे आपको 8640 अलग से जीएसटी लगा होगा, आप इसका इनपुट क्लेम कर लेंगे। बस सिंपल है बेटा। 81,000 में से आपका 45,000 इनपुट इसमें चला गया, आपको SGST IGST 36,000 देना है, 121,500 माइनस 72,000 माइनस 8640, ठीक है, 40,860 आपको CGST देना है और 40,860 आपको SGST देना है। तो ये आपका फाइनल टैक्स पेबल इन कैश है। अगर कोई भी ऑल्टरनेटिव अजम्पशन इंस्टीट्यूट लिया होगा तो वहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लेना, मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया है सर। डन गाइस। अब आते अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। 8A में क्या है, सिंपल है। You have assumed all the necessary conditions of ITC have been fulfilled. Analyze the case and calculate the amount of ITC available for the month of October. तो यहाँ पे क्लियर कट आपको पूछा है ITC से, क्या बताइए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कितना मिलेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। तो देखो, दीक्षा इज अ मैन्युफैक्चरर एंड अ सप्लायर ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान. Diksha provides the following information relating to the GST paid on the goods and services procured by during the month of October. तो ये सब चीज परचेज किया, आपको आईटीसी कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, एनी इनवर्ट सप्लाईज फॉर फाउंडेशन रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा सर। अगर प्लांट एंड मशीन तो मिल जाएगा, अदर देन प्लांट मशीन तो नहीं मिलता, तो 45,8,500 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। परचेज गुड्स फॉर विच सीएसआर ऑब्लिगेशंस, आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, आईटीसी नहीं मिलेगा। कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन वर्किंग इन द अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, थोड़ा ध्यान देगा भाई, इसका आईटीसी मिल जाएगा आपको, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। फॉर दिस यू विल बी गेटिंग द आईटीसी बिकॉज इट वॉज गिवन एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो 36,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। कार परचेज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार इज डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट विच वाइल बीइंग यूज्ड फॉर अ टेस्ट ड्राइव बाय पोटेंशियल कस्टमर्स। तो यह इंपॉर्टेंट है सर, आपने कार परचेज किया फर्दर सप्लाई करने के लिए, ठीक है, बट अल्टीमेटली कार तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो कोई भी कार अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कार परचेज कर रहे हो कार फर्दर बेचने के लिए तो कार आपको मिल जाता है। बेसिकली स्टॉक लॉस का आपको आईटीसी नहीं मिलता, सेम बना। Purchase of computer earlier, now debit note is issued for difference of the value due to wrong calculation. Yes, आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 चीजों का आपको आईटीसी मिलेगा, बाकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 8B में आते बेटा। 8B एक बार देख लो। जय भवानी ऑफ मुंबई इंपोर्टेड अ मशीन थ्रू वेसल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपसे पूछा एसेसेबल वैल्यू एज वेल एज टोटल ड्यूटी लाइबिलिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सचेंज रेट सीबीआईसी का ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ दिया आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, ठीक है। ये इसमें इंजीनियरिंग चार्जेस पेड इन यूएसए, ये रूल 10(1) में ऐड हो जाएगा, बाइंग कमीशन कुछ नहीं करेंगे, और ये लास्ट में 10(2) ऐड होगा, ये भी 10(2) में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फ्रेट चार्जेस ये 10(2) में ऐड हो जाएगा, तो आपको खाली 1,000 पहले लेना है, तो 15,000 और 1,000 कितना हो गया बेटा, 16,000 हो गया। ऐसे करो तो 16,000 के ऊपर अगर मैं 90 रुपीज़ करके लगाता हूँ तो 16,000 इंटू 90 दिस गिव्स मी 14,40,000। ये सब कुछ क्या हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया प्लस इंजीनियरिंग चार्जेस हो गया। ये मैं पहले ऐड करूंगा, फिर मैं ये पहले ऐड करूंगा। उसके बाद आप ध्यान दो, आपके पास ये सब रुपी में दिया हुआ है, बाइंग कमीशन कुछ, फ्रेट आप देखो, फ्रेट तो 2,000 का फ्रेट है, तो 2,000 इंटू 90 आप फ्रेट ऐड कर दोगे, 2,000 इंटू 90 फ्रेट कितना हो जाएगा, 1,80,000 मेरा फ्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका इंश्योरेंस चार्जेस, तो आपका 2,200 आप एज इट इज ऐड कर दिए, और इंश्योरेंस चार्जेस 14.4 लाख के ऊपर आपको 1.125% ऐड करना है, तो 14,40,000 पे 1.125% ऐड करना है, विच इज कमिंग टू 16,200। तो अल्टीमेटली आपका पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, 14,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,200 प्लस 16,200 विच गिव्स यू 16,38,400। ये मेरा एसेसेबल वैल्यू आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, टोटल ड्यूटी लाइबिलिटी भी पूछा है, तो टोटल ड्यूटी लाइबिलिटी निकाल लेंगे। 16,38,400 है तो इसके ऊपर बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है,
यहाँ पे इग्नोर बोला है सेस और एआईडीसी, बट एसडब्ल्यूएस इग्नोर नहीं बोला है। तो 10% है, तो 10% पे 10% मेरा एसडब्ल्यूएस भी लगता है, तो बीसीडी कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। तो इसका 11% कितना है मेरा, 1,80,224। ठीक है, अब मेरा ये एसेसेबल वैल्यू है। अब मैं टोटल करूंगा, दिस प्लस 16,38,400 विच इज कमिंग टू कितना, 18,18,624। तो मेरा आईजीएसटी कितना है, आईजीएसटी 12% है इसका, तो इसका मैं 12% आईजीएसटी निकालूंगा विच इज कमिंग टू 2,18,234, 2,18,234। तो उसका मैं फाइनल आंसर निकालूंगा 20,36,859। ये में हो गया CIF वैल्यू। अब दिस माइनस दिस मेरा कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, दिस माइनस 16,38,400 ये मेरा कस्टम ड्यूटी हो जाएगा विच इज 3,98,459, 3,98,459 ये मेरा कस्टम ड्यूटी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 180,224 प्लस 18,624 पे 12%। 398,459 ये आपका कस्टम ड्यूटी आ गया। ठीक है दोस्त, अब एक बार इनकम टैक्स देख लो। 5A वाला जो क्वेश्चन सेट ऑफ से आता है, 5A वाला क्वेश्चन सेट ऑफ से आता है, क्या पूछा है, डिड नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ध्यान से देखो, आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही हो, ध्यान देना, आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से नहीं निकले हो, तो आपको लॉसेज में रेस्ट्रिक्शन है भाई। एनालाइज द केस एंड कैलकुलेट द जीटी ऑफ सुभाष for the assessment here by showing the clearly manner of set of an items to be carried forward if he wants to continue with the provision of 115 BAC। तो HP इनकम से लेट आउट करके हमारा इनकम आ रहा है 3.26 lakhs। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, ध्यान देना, HP इनकम अदर हेड्स के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट विद इन द हेड्स के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं इवन इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 1,08,000। पीजीबीपी आपको कितना दिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, 18.85 लाख। ठीक है, 18.85 लाख आफ्टर डिडक्टिंग द क्या बेटा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन एंड क्या बोलते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 18,85,000 में मेरे को एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या करना है, 38,000 का एड बैक करना है, क्योंकि मेरे को एडिशनल डेप्रीसिएशन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। तो 18,85,000 प्लस 38,000 अगर मैं करता हूँ तो मुझे आता है 19,23,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एसटीडी हैज बीन पेड, ये तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 115 BAC में। अदर डिटेल्स आर गिवन देनो, बिजनेस लॉस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो 115 BAC में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं क्योंकि ये डिडक्शंस बाकी का पहले का नहीं था। अनअब्जॉर्ब नॉर्मल डेप्रीसिएशन ये भी आप क्लेम कर सकते हो, लॉस फ्रॉम एमआरएच को आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 4,65,000 1,25,000 ये फाइनली आपका लॉसेज है, इसको आप सेट ऑफ कर लिए पीजीबीपी इनकम के साथ, तो आपका फाइनली इनकम आ जाएगा 326 माइनस 108 प्लस 1923 माइनस 465 माइनस 125। तो आपका नेट एचपी इनकम आ रहा है 2,18,000 और आपका पीजीबीपी इनकम आ रहा है 13,33,000। तो ये हो गया 15,51,000। ठीक है, 5B देख लीजिए, टोटल इनकम टैक्स पूछा है अंडर डिफॉल्ट एज वेल एज ऑप्शनल। ठीक है, तो सर यहां पर आ रहा है रमेश अ रेसिडेंट हु इज हैंडीकैप्ड नॉट सीवियर बट 45% डिजेबल्ड, तो नॉर्मल डिजेबिलिटी है, इसकी क्या है, नॉर्मल डिजेबिलिटी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, 12,35,000। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, 12,35,000। ठीक है, ये आपका पीजीबीपी इनकम है। फिर यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड, ये आपका आईएफओस में कैटेगराइज हो जाएगा 2,500। शॉर्ट टर्म कैप गेन 1 लाख कैप गेन में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आईएफओस में 50,000 चला जाएगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 60,000 आईएफओस में चला जाएगा। ठीक है, डिपॉजिटेड एन्यूटी प्लान ऑफ एलआईसी 80CCC का डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर लेंगे। प्रीमियम पेड बाय चेक ये आप एटीडी में क्लेम कर लेंगे। करेक्ट, तो ध्यान दो, आपका जीटीआई सब कुछ मिला के 14,47,500 आ रहा है। यहाँ पे आपने
LIC एन्युटी प्लान का 15,000 क्लेम कर लिया, और चेक टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे मैक्सिमम आपको एज देख लो 50 है, तो 25,000 से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ देखना, क्योंकि आप खुद हैंडीकैप्ड हो तो आपको 80, एक सेकेंड, यूज हैंडीकैप नॉट एंड एक मिनट, हैंडीकैप नॉट सीवियर बट डिसेबिलिटी इज स्पाउस एंड चिल्ड्रन, 45,000 हो गया, हैंडीकैप नॉट सीवियर। यहाँ पे 80U में आपको भी 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद डिजेबल्ड हो, ठीक है। यू आर हैंडीकैप नॉट सीवियर बट 45 डिजेबल सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी, तो आप खुद डिजेबल्ड हो तो आपको भी 75,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट का जम्पशन कुछ और हो सकता है। 1447,500 माइनस 15,000, ठीक है, माइनस 25,000 माइनस 75,000, तो आपकी टोटल इनकम आ रही है 1332,500। ये आपकी टोटल इनकम आ रही है सर। अब मेरे को अगर पूछे इसका टैक्स, तो टैक्स बहुत सिंपल है। पहले तो मैं विनिंग पे अलग से टैक्स निकालूंगा 30%, ठीक है, मैं विनिंग पे अलग से 30% टैक्स निकालूंगा। फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैप गेन दिया हुआ है 1 लाख पे मैं 20% टैक्स निकालूंगा 20,000, और बाकी का जो अमाउंट बचा 1172,500 बचेगा, क्योंकि मैं 1332,500 में मैंने 60,000 पे टैक्स निकाल लिया और मैंने 1 लाख पे टैक्स निकाल दिया, तो नॉर्मल इनकम है 1172,500। तो 1172,500 पे मैं नॉर्मल रेजिम के हिसाब से अपना निकालूंगा। यहाँ पे 10 लाख तक पे मेरा 1,12,500 आता है, और 172,500 पे मेरा 30% आएगा, तो 172,500 पे मेरा 30% आएगा विच इज़ 51,750, और 12,500 आएगा ये, तो टोटल मेरा कितना आ रहा है, सॉरी 1,12,500, तो टोटल मेरा आ रहा है 164,250। तो 164,250 मैंने टैक्स निकाल दिया, और 20,000 मैंने ये कर दिया, और 60,000 का 30%, और 18,000 मैंने ये कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरा आ रहा है 2,02,250 प्लस 4%, विच इज कमिंग टू 2,10,340। ये आपका फाइनल टैक्स आ रहा है किसमें, नॉर्मल प्रोविजंस में। यही चीज अगर आपको करना है, क्या यही चीज आपको करना है कि नहीं, मेरे को इनकम कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, नहीं डिफॉल्ट प्रोविजंस के हिसाब से, तो यहां पे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 14,47,400। आपको ATC ATD ATU ये सब का कुछ नहीं मिलेगा। अब आप 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स निकाल लिया, कितना, 60,000, आपको पता है 4 लाख 4 लाख 4 लाख वाले स्कीम पे, ठीक है। फिर आपको 247,500 पे आपको टैक्स निकालना है 4,812, तो 0,510, तो 15% टैक्स निकालना है आपको। तो 247,500 पे मेरा 15% टैक्स आ रहा है 37,125। तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं डिफॉल्ट रेजिम में ही रहूं, 97,125 प्लस 4% सेस। देखो आंसर्स में कहीं पे भी छोटी मोटी एडजस्टमेंट की जा सकती है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। और डेफिनेटली रीजन के साथ हम बोल देंगे कि डिफॉल्ट रेजिम ही बेटर है, बिकॉज टैक्स लायबिलिटी लोअर है, ऑल्दो देयर इज नो डिडक्शन अलाउबल इन दिस। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर है ना एक चीज मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी आपको वो चीज करना पड़ेगा बेटा, 30% ऑफ 60,000, ये चीज तो चेंज नहीं होगा ना, 18,000 ये तो रहेगा ही। फिर 20% ऑफ 1 लाख, ये भी 20,000 रहेगा ही। फिर सेम यहाँ पर भी क्या है, 14,47,500 आपका इनकम है, तो आप माइनस कर दोगे 1,60,000, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 12,87,500। इस पे मेरे को नॉर्मल रेट निकालना है, तो सिंपल है 60,000 प्लस 87,500 पे मेरा आएगा 15%, यही तो आएगा। 60,000 कैसे आया, 4 लाख पे निल है, फिर 4 लाख पे 5% 20,000, 4 लाख पे 10% 40,000, तो 20,000 और 40,000 60,000 आ गया, तो 12 लाख पे 60,000 आ गया। फिर 87,500 पे मुझे 15% टैक्स देना है, प्लस यहाँ 60 देना है, विच इज कमिंग टू हाउ मच, 73,125। कितना आ रहा है, 73,125। इसमें मुझे 20,000 ऐड करना है और 18,000 ऐड करना है, विच इज कमिंग टू 1,11,125, तो भी ये बेस्टर है। 1,11,125, ये भी 4% सेस लेके ज्यादा आ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन 4 भी देख लीजिएगा, आईएफओएस का क्वेश्चन था। ऑल अमाउंट्स आर बिफोर टीडीएस, डिड नॉट ऑप्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, आपको आईएफओएस इनकम निकालना है। 52 ईयर्स का रेसिडेंट है। ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज हर फ्रेंड असाइंड इन सुमन्स फेवर एफडी हेल्ड बाय द सेड फ्रेंड इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो यहाँ पे सम ऑफ मनी इज लेस देन 50,000, तो ये टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन 75,000 है, 50% इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा, ये कहीं पे भी डिसअलाउड नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडी 55, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडी, एक सेकंड यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्ट सीरियल नंबर 3, थोड़ा ध्यान देंगे, एक्सेप्ट सीरियल नंबर 3, इसके अलावा सारे अमाउंट बिफोर टीडीएस है, मतलब ये बिफोर टीडीएस नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपने क्या किए, इस पे एफडी पे 10% कटा होगा तो डिवाइड कर दिए 90% से, तो 49,500 डिवाइडेड बाई 90%, ये अपने को 55,000 देगा, ग्रॉस बेसिस पे टैक्स कर देंगे। लॉटरी 9,500 टैक्स कर देंगे, डिविडेंड 56,500, इसमें इंटरेस्ट कितना बोला है सीरियल नंबर 5 से रिलेटेड 15,500 है, तो अब 56,500 में मैक्सिमम 20% होता है, तो आपको 11,300 ही मिलेगा। पेंशन फ्रॉम डिजीज 7,000 पर मंथ, थोड़ा ध्यान देगा, डिड नॉट ऑप्ट आउट है तो डिफॉल्ट में ही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 25,000 मिलेगा, तो 84,000 का 1/3 कितना हो रहा है, 84,000 का 1/3 तो 28 ही हो रहा है, बट आपको उससे ज़्यादा मिलेगा 25, तो 84 माइनस 25 कितना आ रहा है, विच इज़ कमिंग टू 59, तो 59 को आप फाइनली यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कितना आ रहा है 37,500 प्लस 55,000 प्लस 9,500 प्लस 56,500 माइनस 11,300 प्लस 59,000, 2,06,200 क्या आ रहा है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, ठीक है, 2,06,200 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है। वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 4A ट्राई कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A वैसे ट्राई कर लेना। आपको ईसॉप में शेयर मिला, आपने उस शेयर को बेचा, आपको ईसॉप में शेयर मिला और आपने ईसॉप में उस शेयर को बेचा, तो पहले क्या होता है कि ईसॉप में जो आपको शेयर मिला डिफरेंशियल वैल्यू आप परक्विजिट ट्रीट कर लेंगे, और जो ईसॉप में आपको शेयर मिला उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कॉस्ट मान लेंगे, और उसके बाद जो आप बेचेंगे आपको कैप गेन। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें आपको कैपिटल गेन कैसे निकालना है ये पूछा है। विल योर आंसर चेंज इन द नेचर ऑफ कैप गेन ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड ईसॉप आर अनलिस्टेड शेयर्स, यू नीड टू टैक्स द लायबिलिटी अगेन, तो आपको अकॉर्डिंगली जो अपना आंसर निकालना था। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अगेन बी में क्या पूछा है, बी में आपका पूरा का पूरा आया है, कैलकुलेट द इनकम अंडर पीजीबीपी इफ the hands in the hands of Sanatan, assuming he did not opt out of the default tax regime under section 115 BAC of the income tax act। वो opt out नहीं कर रहा है, यानी वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही है, वो ऑप्ट आउट नहीं कर रहा है। ऑल्सो शो सेपरेटली द WDV ऑफ द गोडाउन्स विच इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। ही डिड नॉट ऑप्ट आउट, ही डिड नॉट ऑप्ट आउट, ठीक है। तो सिंपल है, पहले अपने को क्या करना था, अपने को इसका ब्लॉक एंड ऑल निकालना है। तो देखो क्या है, सनातन इज एंगेज इन बिजनेस रिलेटेड, PL कितना है बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट, तो ध्यान दो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट माइनस करने के पहले, सबके माइनस करने के पहले उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 65 लाख। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करने का, आपको ये करने का कि इसका ब्लॉक का मेरे को पहले डेप्रीसिएशन निकालना है। ओपनिंग WDV दे दिया आपको, अच्छा इसमें उसके पास गोडाउन बिल्डिंग है, ओपनिंग WDV कितना है 15 लाख का। 1 मई को ही बॉट 1 गोडाउन फॉर कीपिंग स्टॉक इन ट्रेड 10 लाख। ही पेड 9,50,000 थ्रू UPI एंड 50,000 इन कैश, तो 10,000 से ज़्यादा कैश में दे रहा है तो ब्लॉक में नहीं लेके आएंगे। तो आप क्या करेंगे, 15 लाख आपका ओपनिंग WDV है, 1 मई को आपने 9.5 लाख का खरीदा है, 50,000 ब्लॉक में नहीं लाएंगे। आफ्टर बाइंग द गोडाउन यू स्पेंड 4 लाख टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ द गोडाउन टू मेक इट अप्रोप्रिएट टू स्टॉक, तो ये आपका एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। आफ्टर बाइंग द गोडाउन दिस ही टुक द लोन अमाउंटिंग टू 8 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, 8 लाख का ये लोन ले रहा है टू कवर द परचेज एंड रिपेयर कॉस्ट। ही द लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 12%। इंटायर लोन 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग है, बट ये बिजनेस के लिए कब से यूज कर रहा है, नवंबर से। तो सर यहाँ पे 1 मई से 31 अक्टूबर, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, 8 लाख का 12% इंटू मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एक मिनट, कब से लिया है एस्टिमेटेड लोन, कब से लिया है लोन 1 में, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ्स। तो 8 लाख का 12% इंटू 6/12, यार आपका 48,000। तो 48,000 इंटरेस्ट को आप ऐड करेंगे। ही स्टार्टेड यूजिंग द गोडाउन, ठीक है।
अब लिखा है 14 मई को ही सोल्ड वन ऑफ द गोडाउन्स, रेलिवेंट डिटेल आपको दे दिया है। उस गोडाउन का ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका WDV से कोई मतलब नहीं है, उसका सेल वैल्यू से मुझे मतलब है। सेल वैल्यू कितने का है सर? सेल वैल्यू कितने का है? सेल मतलब वो ओपनिंग WDV से वो गोडाउन बिका है, इसका सेल वैल्यू है 7 लाख का, तो आप सेल वैल्यू क्या करेंगे? 7 लाख यहाँ पे लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली देखो आपका क्लोजिंग WDV कितना आ रहा है? 15 लाख प्लस 9 लाख 50 प्लस 4 लाख प्लस 48,000 और माइनस 7 लाख, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग WDV 21.98 लाख आ रहा है। इस पे अगर आप करते हो 10% आपका, क्योंकि सब कुछ लेस देन 180 नहीं है, 180 और मोर है, तो यहाँ पे आपका डेप्रीसिएशन आ गया बेटा 2,19,800, जो आप नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, बट ऑब्वियस है। फिर ऑब्वियसली ये आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन आपने यहाँ कैप्चर किया है। अब यहाँ पे और आपका इंटरेस्ट क्या है? बाकी का इंटरेस्ट। तो बाकी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सेम 8 लाख का 12%, ठीक है। ये अक्टूबर तक है, तो नवंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 5/12, तो ये हो गया मेरा 8 लाख का 12% इंटू 5/12, यार है मेरा 40,000। तो इंटरेस्ट का ये डिडक्शन मुझे क्लेम हो जाएगा, राइट। तो ये मैं -40 और ले लूंगा। और कुछ दिया हुआ है इसमें? कुछ भी नहीं दिया हुआ है सर। तो WDV का अलग से दिखा देना, 40,000 आप यहाँ पे और क्लेम कर लेंगे, तो 65 लाख में आपको अल्टीमेटली क्या करना है? डेप्रीसिएशन भी माइनस करना है 2,19,800 और आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना है 40,000, तो आपका कितना आ रहा है? 62,40,200 आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल इनकम अंडर द हेड PGPP। यही आपका फाइनल इनकम क्या है? PGPP में है, आफ्टर डेबिटिंग योर डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट। कोई भी और अगर इंस्टीट्यूट कोई किसी और तरीके का अगर कुछ भी क्लेम करता है तो वी नीड टू चेक, और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मिल जाएगा इनकेस अगर कोई ऑल्टरेशन होता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज पूरा हाउस प्रॉपर्टी का था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको कंडीशंस लेड इन रूल 4 सेटिस्फाइड है, इनकम एंड PGP निकालना है, एक्सरसाइज द शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। तो एक्सपेक्टेड एंड कितना है? 3 लाख, 3,60,000 और 3.5 लाख, तो 3 और 3 लाख, 3.5 लाख और 3,60,000 बचे हुए 3.6 लाख, बट नॉट, तो ER कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल रेंट कितना है? 6 लाख का है, बट इस एक्चुअल रेंट में मेरे को क्या करना है? मुझे अनरियलाइज रेंट जो है करेंट ईयर का, ये मुझे माइनस करना है, तो मैं 10,000 का अनरियलाइज रेंट माइनस कर दूंगा, ठीक है। वैकेंसी अभी रुक जाओ, तो आपका क्या हो रहा है बेटा? 5.9 लाख आ रहा है। अब वैकेंसी आपका कितना है? 1 लाख, तो आप वैकेंसी भी माइनस कर देंगे 1 लाख का, तो 6 लैक्स माइनस 1,10,000 आपका आ रहा है 4,90,000। आफ्टर रिड्यूसिंग अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी आपका आ रहा है 490, तो विच एवर इज हायर कितना हो गया? GAV। तो इस 490 में आप म्यूनिसिपल टैक्स पेड जो है कितना? 40,000 आप माइनस कर देंगे, ठीक है, 450। अब 24-25 का जो अनरियलाइज रेंट है उसका हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि सर ये 24-25 के कैलकुलेशन में जाएगा, ठीक है। जो इस साल का अनरियलाइज रेंट है हमने उसी को माइनस किया है करेंट ईयर का, ठीक है। 4,50,000 में अपने स्टैंडर्ड एक्शन 30% ले लिए। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? बोरोड कैपिटल 1,10,000 माइनस कर लिए। फाइनली आपका HP इनकम कितना आ रहा है? 2,05,000 आ रहा है। रिपेयर, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, ये तीनों का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। यू विल नॉट बी गेटिंग द डिडक्शन ऑफ द रिपेयर, इंटरेस्ट एंड द ग्राउंड रेंट पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन 2B में देख लीजिएगा, सेम PGPP का सवाल था, सॉरी सैलरी का सवाल था। मीनाक्षी इंडियन रेसिडेंट 58 की है, लीगल हेड इन प्लांट लिमिटेड है, इंडियन कंपनी, सर्विंग एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ C लिमिटेड, अनदर इंडियन कंपनी, शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो एक कंपनी में है और वो एक दूसरे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है, वर्किंग डायरेक्टर नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बेसिक सैलरी इंटू 12 कर देंगे 13.2 लाख, DA 25,000 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे। लीव सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होगा बिकॉज इट इज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लोन फ्रॉम दी कंपनी 2% इंटरेस्ट है, लोन 1 अगस्त से लिया है, SBI रेट सिमिलर लोन का 12% है, तो डिफरेंशियल कितना है? 10%। लोन का डेट कितना है? 1 अगस्त, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 8 महीना का आपका ब्याज है, तो 80,000 इंटू 10% कंसेशनल रेट इंटू 8/12, ये हो गया आपका कितना? 80,000 इंटू 10% इंटू 8/12, 5,333 मेरा इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया सर,
ठीक है। फाइनेंशियल ईयर शी वॉज ट्रांसफर्ड टू नियर बाई ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी पेड 10,000 एज प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ मीनाक्षी। ये 10,000 ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट, और यहाँ पे माइनस 10,000 भी कर देना एज अ प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट है शी डिड नॉट ऑप्ट, एक सेकेंड शी डिड नॉट, क्या लिखा है, शी डिड नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो बेटा इसका माइनस वो नहीं क्लेम कर सकती है, मतलब वो डिफॉल्ट में ही थी। देखो मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं, डिड नॉट ऑप्ट आउट मतलब इसका मतलब क्या, डिफॉल्ट में ही थी, तो माइनस क्या हो जाएगा 75 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिफॉल्ट में ही थी है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। डन, ऐड कर दिए, डिडक्शन क्लेम नहीं किए, बट आपको 75 मिल जाएगा, ज्यादा डिडक्शन मिल जाएगा इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। 15 दिसंबर द कंपनी गिफ्टेड 5 ACs टू हर, उसको 5 AC गिफ्ट कर दिया गया भाई, अरे वाह। एज शी वॉज ट्रांसफर टू अ ब्रांच ऑफिस, द एयर कंडीशनर्स आर इन अ गुड कंडीशन, वर यूज्ड बाय द कंपनी सिंस 12 साल, WDV आपको 50,000 दे दिया। अब ये देखो हम मान के चल रहे हैं कि WDV जो रूल्स के हिसाब से निकाला गया वही है, क्योंकि आपको और कोई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट दिया नहीं है, और आपको गिफ्ट किया गया मतलब आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया गया, तो 50,000 माइनस 0 अपने को 50,000 लेना पड़ेगा। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ क्योंकि आपको गिफ्ट में दिया गया, आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, और कंपनी के लिए इसके बुक्स में अभी भी 50,000 है। एज पर द सैलरी का परक्विजिट रेट ये 50,000 होगा, ये मान के चल रहे हैं। शी गॉट फ्री ट्रीटमेंट फॉर एन एलिमेंट इन हॉस्पिटल ओन्ड एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, शी गॉट फ्री ट्रीटमेंट, द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। शी ऑल्सो रिसीव 450 एज डायरेक्टर सिटिंग फीस, एयरफोर्स में जाता है, आपको सैलरी निकालना है, तो बस आप सबको ऐड कर देंगे। 13,20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 54,000 प्लस 5,333 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 50,000, तो मेरा ग्रॉस सैलरी आ रहा है 17,39,333, माइनस में मुझे क्या करना है 75,000 करना है, तो मेरा 16,64,333 ये मेरा आ रहा है टैक्सेबल सैलरी। ये मेरा सैलरी आ रहा है खाली। डायरेक्टर सिटिंग फी एंड ऑल जो है सी लिमिटेड से आपको मिला, ये आपका सैलरी नहीं है, ये आपका अदर सोर्स इनकम माना जाएगा, तो अपने को सैलरी ही निकालना था सर। एक दो अजम्पशन इसमें लिए, बाकी बहुत सिंपल था। ये रेसिडेंशियल स्टेटस है, इसमें कुछ नहीं था। सैम फॉरेन सिटीजन है, केम टू इंडिया ऑन 1 जनवरी, ही लेफ्ट इंडिया ऑन विजिट टू नेपाल ऑन 2 जून, रिटर्न ऑन 5 सितंबर, तो 5 सितंबर से इंडिया में ही है सर। तो 5 सितंबर 25 से 31 मार्च चेक कर लो कितना नंबर ऑफ डेज है, ऑब्वियसली 182 और मोर है, तो ये रेसिडेंट माना जाएगा। अब इसका पास्ट रिकॉर्ड देख लो, ये इंडिया में कब आया 1 जनवरी 19 को, तो 18-19 इंडिया में था, और फिर वो कब गया इंडिया, ही लेफ्ट इंडिया 2 जून 24, तो 22-23 तक तो ये, सॉरी 23-24 तक तो ये 23-24 हाँ 23-24 तक तो ये यहीं पे था, फिर 24-25 में वो इंडिया वापस छोड़ा। तो 18-19, 19-20, 20-21, 20-22, 22-23 एज वेल एज 23-24 का कुछ पूरा तो इंडिया में ही था। तो डेफिनेटली सर अपने बोल सकते हैं कि 20-21 पूरा साल इंडिया था, 2 साल रेसिडेंट तो है ही। अब आपको चेक करना है लास्ट 7 साल में 730 डेज, डेफिनेटली ये है क्योंकि 25-26 है, तो 24-25, 23-24, 22-23, 21-22 ये सब 7 साल में आ जाता, और ये पूरा इंडिया में था, तो ये डेफिनेटली क्या माना जाएगा, ROR माना जाएगा सर। बस आपको क्या निकालने का, आपको टोटल इनकम निकालने का, तो सैलरी इनकम टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम होलसेल ट्रेडिंग ऑफ कॉफी इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। होलसेल ट्रेडिंग कर रहा है कोई, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा कि परसेंटेज बाइफरकेट करे। लोन गिवन टू अ रेसिडेंट फॉर अ बिजनेस रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड ये ROR है, फुल्ली टैक्सेबल है। रेंट मान के चल रहे हैं, कंप्यूटेड नहीं है, अब इंस्टीट्यूट का अलग आंसर हो सकता है। ये रेंट है, नॉर्मल रेंट, आपको इनकम निकालने के लिए -30% करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल इनकम पूछा है, तो आप 3.5 निकाल के अपना फाइनल आंसर निकाल देंगे सर। ठीक है, तो ये था सर अपना सेट 1 का MTP का डिस्कशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जिस दिन मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको नहीं आया, कुछ जगह इंस्टीट्यूट का ऑल्टरनेटिव अजम्पशन के हिसाब से आंसर अलग हो सकता है, मैंने कुछ अपना अलग अजम्पशन के हिसाब से आंसर निकाला है। आप कोई भी अजम्पशन देते हो हमेशा प्लीज नोट करिएगा, सोल्यूशन में आपको उसका सोल्यूशन में अजम्पशन का नोट देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा, काम का लगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के ब्यूटीफुल कंटेंट हम लोग अपने सेशंस के लिए बहुत जबरदस्त लेके आते रहते हैं।
ठीक है, ऑल दी बेस्ट गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सीएमए इंटर का एमटीपी मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट स्टैंडर्ड का था, कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। हाँ, फाइनल का जो एमटीपी है डीटी का वो अच्छा है। फाइनल डीटी का एमटीपी हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट दिन में, 1-2 दिन में लेकर आने वाले हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जब मैं सेशन ले रहा हूँ एज ऑन टूडेज डेट, फाइनल आईडीटी का अभी तक इंस्टीट्यूट ने एमटीपी नहीं निकाला है, तो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ईगर वेटिंग फॉर फाइनल आईडीटी का एमटीपी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।